हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक के लेक्चर में रेटिना तक के लिए कवर कर लिया। हमने पढ़ लिया कि हमारा जो आई है उसका तीन कोट है। ऊपर का कोट, सबसे आउटर कोट हमने पढ़ लिया, दैट इज क्या था हमारा, सबसे आउटर कोट पढ़ा था हमने, फिर मिडिल कोट पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था हमने, इनर कोट पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि जो आउटर कोट है हमारा वो कैसा कोट है, दैट इज फाइब्रस कोट। जो मिडिल कोट है कैसा है, वास्कुलर कोट। और जो इनर कोट है कैसा है, हमारा नर्वस कोट है, न्यूरल कोट है। इन तीनों कोट के बारे में हमने पढ़ रखा है। हमने एरिया सेंट्रालिस पढ़ लिया, हमने फोबिया सेंट्रालिस पढ़ लिया, हमने ऑप्टिक डिस्क के बारे में पढ़ रखा है। क्लियर, इन सब चीजों को हमने देख रखा है। आज हम देखेंगे चैम्बर इन आई बॉल। अभी जो हम देखेंगे दैट इज चैम्बर इन आई बॉल। चैम्बर इन आई बॉल। आई बॉल में कितने चैम्बर होते हैं उसे हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। चैम्बर इन आई बॉल अगर देखें हम लोग, आपको याद होगा, सपोज ये एक रफ डायग्राम है हमारे आई का। क्लियर, दिस इज कॉर्निया, ये कॉर्निया हो गया। यही बीच में क्या होगा हमारा, से दिस इज प्यूपिल, और इसके पीछे क्या है हमारा, सिलियरी प्रोसेस। यहाँ भी क्या है हमारा, से दिस इज सिलियरी प्रोसेस। इससे क्या अटैच है हमारा, तो सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। और यहाँ बीच में क्या है हमारा, तो दिस इज लेंस। क्लियर, एक रफ डायग्राम देख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा आइरिस, आइरिस के बीच का स्पेस प्यूपिल। क्लियर, ये हो गया हमारा सिलियरी प्रोसेस, सिलियरी बॉडी। और ये हो गया हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट। ये पीछे क्या हमारा लेंस है, क्या हमारा लेंस। क्लियर, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो आई है वो दो चैम्बर में बटा हुआ है। ये एक पीछे का चैम्बर है और ये आगे का चैम्बर है। क्लियर, तो क्या देख रहे हैं, ये आगे का चैम्बर, ये पीछे का चैम्बर। ये जो चैम्बर इसे हमने क्या कहा था, इसे कहते हैं एक्वस चैम्बर। और ये जो पीछे का चैम्बर इसे हम कहते हैं विट्रस चैम्बर। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्वस चैम्बर, इसे कहते हैं विट्रस चैम्बर। तो हम कह सकते हैं चैम्बर देखें, चैम्बर इन आई बॉल कितने चैम्बर है, तो दो चैम्बर हैं हमारे आई में। एक क्या है हमारा, तो वन इज एक्वस चैम्बर एंड द सेकेंड इज विट्रस चैम्बर। क्लियर, अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमारे आईज में कितने चैम्बर है, दो चैम्बर हैं, एक एक्वस चैम्बर, एक विट्रस चैम्बर। अगर एक्वस चैम्बर की बात करें तो एक्वस चैम्बर कहाँ प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ दिख रहा है हमें, तो हम देख रहे हैं कॉर्निया और लेंस के बीच। कॉर्निया और लेंस के बीच जो चैम्बर है उसे हम कह रहे हैं एक्वस चैम्बर। तो कह सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कहाँ प्रेजेंट है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट है। वही अगर विट्रस चैम्बर की बात करें तो विट्रस चैम्बर कहाँ है, तो ये प्रेजेंट है हमारे लेंस और रेटिना के बीच, है ना। ये देख रहे हैं कहाँ, तो कॉर्निया और लेंस के बीच प्रेजेंट है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, तो लेंस और रेटिना के बीच प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। कहाँ प्रेजेंट है, तो लेंस और रेटिना के बीच प्रेजेंट है। अब अगर हम देखें तो एक्वस चैम्बर के बारे में क्या देख सकते हैं, कि एक्वस चैम्बर के पास और दो चैम्बर हैं। जो हमारा एक्वस चैम्बर है इसके पास क्या प्रेजेंट है, दो पार्ट है इसका। एक देख रहे हैं तो कॉर्निया और आइरिस के पहले, कॉर्निया और आइरिस के पहले ये जो स्पेस है इसे कहते हैं हम एंटीरियर चैम्बर। और आइरिस और लेंस के बीच जो स्पेस इसे कहते हैं हम पोस्टीरियर चैम्बर। क्या कह सकते हैं, ये हमारा जो कॉर्निया और आइरिस के बीच स्पेस प्रेजेंट है इसे हम कह सकते हैं एंटीरियर एक्वस चैम्बर। और हमारा आइरिस और लेंस के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर। ये दोनों एक्चुअली एक्वस चैम्बर का ही पार्ट है। हम क्या कहते हैं कि एक्वस चैम्बर को भी हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एक्वस चैम्बर हैव टू पार्ट्स, हैव टू पार्ट्स। क्या है इसके, दो पार्ट है। क्लियर, शायद फिगर से क्लियर हो चुका है आपको। ये क्या हो गया हमारा, एंटीरियर एक्वस चैम्बर आइरिस और लेंस के बीच, पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर, और ये क्या हो गया पूरा हमारा विट्रस चैम्बर। क्या हो गया,
विट्रस चैम्बर। तो हम कह सकते हैं हैव टू पार्ट्स। क्या है हमारे पास, इसके दो पार्ट हैं। इसे अगर हम यहाँ लिखना चाहें, आप लोग उसको नीचे ही लिखिएगा, यहाँ अगर लिखना चाहें क्या देख रहे हैं, दो पार्ट कौन कौन सा है। तो पहला है हमारा एंटीरियर एक्वस चैम्बर, एक है हमारा एंटीरियर एक्वस चैम्बर, और बी क्या है हमारा, तो पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर। क्या है, पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर। अगर एंटीरियर एक्वस चैम्बर के बारे में बात करें तो कहाँ प्रेजेंट है, तो दिस इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। क्या कह सकते हैं, कॉर्निया और आइरिस के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है उसे कहते हैं क्या, एंटीरियर एक्वस चैम्बर। तो कह सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ पे है ये, तो प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड क्या है हमारा, आइरिस। कॉर्निया और आइरिस के बीच जो क्या क्या हमारा एंटीरियर एक्वस चैम्बर। वही पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर को देखें तो क्या कह सकते हैं, तो प्रेजेंट बिटवीन कहाँ पे हमारा, तो आइरिस एंड लेंस। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारा पार्ट है कॉर्निया से लेंस तक के पार्ट को हमने एक्वस चैम्बर कह दिया, और लेंस से जो हमारा रेटिना तक पार्ट हमने क्या कह दिया, विट्रस चैम्बर कह दिया। अब एक्वस चैम्बर को हमने देखा कि दो पार्ट में बांट दिए हैं। हमारा कॉर्निया और आइरिस के बीच का जो स्पेस है, कॉर्निया और आइरिस का बीच का जो स्पेस उसे कह दिया हमने एंटीरियर एक्वस चैम्बर, और हमारे आइरिस और लेंस के बीच का जो स्पेस हमने कह दिया पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर। क्लियर। अब है क्या सर, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्वस चैम्बर है इसके पास प्रेजेंट क्या है, तो इट हैज क्या देख रहे हैं, फ्लूइड। इस एक्वस चैम्बर में क्या प्रेजेंट है, हैज फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, हैज फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। वही अगर देखें इसके बारे में, अगर देखें तो इसमें ऐसा कोई चैम्बरेशन नहीं है, लेकिन इसके पास भी क्या होगा, तो हम कह सकते हैं हैव जेली लाइक फ्लूइड। कैसा है, जेली लाइक फ्लूइड है इसके पास, हैव जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं हम लोग विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। ध्यान देना है, इसका जो फ्लूइड होगा वो जेली लाइक होगा, मतलब मोर थिक होगा, मोर विस्कस होगा। इसका जो फ्लूइड होगा तो कह सकते हैं हैज वाटरी फ्लूइड। इसका जो फ्लूइड होता है वो हल्का वाटरी होता है, मतलब जो विस्कोसिटी होती है एक्वस चैम्बर की, वो एक्वस ह्यूमर की, वो विट्रस ह्यूमर से क्या होता है, कम होता है। तुमने क्या देखा, इसके पास वाटरी फ्लूइड है, इसका नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर, और इसके पास क्या है, विट्रस ह्यूमर। ये क्या रिलीज करता है, एक्वस ह्यूमर, और ये रिलीज करता है विट्रस ह्यूमर। क्लियर। ये रिलीज क्या, एक्वस ह्यूमर, ये रिलीज क्या, विट्रस ह्यूमर। कंफ्यूजन, ये रहा हमारा एक्वस ह्यूमर, ये रहा हमारा विट्रस ह्यूमर। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर थोड़ा सा और पार्ट को हम डिफाइन करना चाहें इसमें, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर को अगर हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये रहा चैम्बर की बात हमारा। अब हम अगर एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर को देखें, जैसे सपोज यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक साइड, ये रहा हमारा एक्वस ह्यूमर, एंड दिस इज विट्रस ह्यूमर। क्लियर। तुमने क्या देखा, जो एक्वस ह्यूमर है वो कैसा है, वो वाटरी है, और जो विट्रस ह्यूमर है वो कैसा है, वो जेली लाइक है। यानी एक्वस ह्यूमर के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा विस्कस होगा, मोर थिक होगा। तो एक्वस ह्यूमर जो है वो लगातार रिप्लेस होता रहता है। एक्वस ह्यूमर जो है वो लगातार क्या होता है, रिप्लेस होता रहता है। इसके बारे में कह सकते हैं इज रिप्लेस्ड रेगुलरली। क्या कह रहे हैं, इज रिप्लेस्ड रेगुलरली, मतलब लगातार बनता है कहाँ पे, हमारे एक्वस चैम्बर में, और वहां से वापस से क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है हमारे आइज के चैम्बर से, उसे बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन इसके बारे में कह सकते हैं कि ये उतने अमाउंट में लगातार रिप्रेस नहीं होता। तो कह सकते हैं इज नॉट रिप्लेस्ड इन कंसिडरेबल अमाउंट, मतलब रिप्लेस तो होता है लेकिन उसका बहुत ज्यादा अमाउंट रिप्लेस नहीं होता है जिसे हम काउंट कर सकें। क्या कह सकते हैं, इज नॉट रिप्लेस इन कंसिडरेबल अमाउंट, ज्यादा खास अमाउंट में रिप्लेस नहीं होता है।
क्लियर। वही अगर हम बात करें, अगर एक्वस ह्यूमर की बात करें तो क्या कर सकते हैं कि ये जो है बन कहाँ रहा है, ये बनता है हमारे, देखेंगे जरा इसको बनता कहाँ पे है, तो कह सकते हैं इज सिंथेसाइज्ड इन, कहाँ बन रहा है, तो इज सिंथेसाइज्ड इन पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर। कहाँ बन रहा है, इज सिंथेसाइज्ड इन पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर। कहाँ बन रहा है, पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर में। कौन बना रहा है इसे, पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर बाय सिलियरी प्रोसेस। हमारे सिलियरी बॉडी का जो सिलियरी प्रोसेस होगा ऑफ सिलियरी बॉडी, वो क्या कर रहा है, इसे लगातार बना रहा होता है। क्लियर। वही अगर इसकी बात करें विट्रस ह्यूमर की, हमें पता है इसमें ऐसा कोई चैम्बर है नहीं, तो कहाँ लगातार सिंथेसाइज होगा, तो हम कह सकते हैं कहाँ सिंथेसाइज हो रहा होगा, तो इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रस चैम्बर, वही बन रहा है। क्लियर। अब देखिए कि जो बन कहाँ रहा है, पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर बन रहा है, और पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर में बनने के बाद ये पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर से कहाँ चलाता है, तो एंटीरियर एक्वस चैम्बर में। ये बनने के बाद पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर से कहाँ चलाता है, एंटीरियर एक्वस चैम्बर में। किसके थ्रू आएगा सर, तो प्यूपिल के थ्रू। हमने पढ़ रखा है कि आइरिस के बीच का जो ओपनिंग है, होल, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्यूपिल कहते हैं। तो प्यूपिल के थ्रू जो हमारा एक्वस ह्यूमर को कहाँ चलाता है, एंटीरियर एक्वस चैम्बर में। तो कह सकते हैं फ्रॉम posterior aqueous chamber it comes into the anterior aqueous chamber। क्लियर। ये पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर से कहाँ चलाता है, तो एंटीरियर एक्वस चैम्बर में चलाता है। भैया अगर इसको देखें तो इसमें ऐसा कोई सर है ही नहीं कि पोस्टीरियर से आगे आएगा, ये ऑलवेज क्या रहेगा, तो उसी फील्ड उसी जगह क्या रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, है ना, ये उसी जगह क्या रहेगा, कन्फाइंड रहेगा। तो इस टाइम के यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने पढ़ रखा है कि जिससे हम क्या पढ़ा है कि लगातार रिप्लेस हो रहा है, और हमने पढ़ा है कि रिप्लेस कैसा होता है सर, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैनल ऑफ स्क्लेम। क्या हमारा कैनल ऑफ स्क्लेम प्रेजेंट है, जो क्या करता है, इस एक्वस चैम्बर को क्या करेगा, निकाल जाएगा कहाँ, एपिस्क्लेरल प्लेस में। वो हमने पहले पढ़ रखा है। क्लियर। तो कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, अगर कॉम्पोजिशन देखें हम एक्वस चैम्बर का, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो कॉम्पोजिशन हम कह सकते हैं, ऑब्वियसली बात है सर, वाटरी है, वाटर तो होगा ही। इसके अलावा क्या है, वाटरी है, इसके पास एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे, इसके पास एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होंगे, इसके पास रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। क्लियर। रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है, तो वाटर है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकोज है, थोड़े बहुत एमिनो एसिड्स भी होते हैं, एमिनो एसिड्स एंड रेस्पिरेटरी गैस, एंड क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी गैसेस, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन। क्लियर। तो अगर विट्रस ह्यूमर के हम कॉम्पोजिशन को देखें, अगर विट्रस ह्यूमर के कॉम्पोजिशन को हम देख सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, इसके पास क्या होगा, उसके पास हियालुरोनिक एसिड होगा, इसके पास म्यूकोप्रोटीन होगा, सर इसके पास म्यूकोप्रोटीन होगा, हियालुरोनिक एसिड होगा, और ऑब्वियसली बात है सर वाटर तो होगा ही। तो कह सकते हैं कॉम्पोजिशन क्या है इसका, तो पहला क्या होगा, वाटर, लेकिन वाटर का अमाउंट इसके मुकाबले के एक्वस में के मुकाबले विट्रस में क्या होगा, कम होगा। वाटर है, इसके पास म्यूकोप्रोटीन है, जो फाइबर लाइक अपीयरेंस देता है, म्यूकोप्रोटीन है, और साथ में क्या है इसके पास, तो इसके पास हियालुरोनिक एसिड है। क्या है, हियालुरोनिक एसिड प्रेजेंट है। क्लियर। सो दिस ऑल अबाउट एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। तुम क्या कह सकते हैं, एक्वस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट है सर, तो हमारे एक्वस चैम्बर में। विट्रस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट है, तो विट्रस चैम्बर में। हाँ, विट्रस चैम्बर में हमने पढ़ा था कि एक्वस चैम्बर को हमने दो पार्ट में बांट दिया है, एंटीरियर एक्वस चैम्बर एंड पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर। कॉर्निया और हमारे आइरिस के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर एक्वस चैम्बर। आइरिस और लेंस के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर। और लेंस के पीछे का पूरा स्पेस रेटिना तक वो किसका स्पेस है, दैट इज द स्पेस ऑफ विट्रस चैम्बर, जहाँ क्या प्रेजेंट है, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है। क्लियर। अब अगर बात करें एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर की, तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है सर, अगर फंक्शन देखना चाहें
तो क्या मेंटेन करता है, ये हमारा कहलाते हैं इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड। जो दोनों हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये कहलाते हैं क्या है, तो इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड कहलाते हैं। क्लियर, तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड कहलाते हैं। लाइन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर आर कलेक्टिवली नोन एज, क्या कहते हैं इसे हम लोग, तो इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड। क्या कहते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड। इन्हें हम क्या कहते हैं एक साथ, इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड कहते हैं। क्लियर, तो देखा हमने क्या क्या है। अब अगर बात करें कि आखिर इस इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड का फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका, तो अगर हम देखें फंक्शन ऑफ इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड, अगर इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड के फंक्शन को देखें हम, यदि हम किसके फंक्शन को देखेंगे, हम एक्वस ह्यूमर के फंक्शन को देखेंगे, हम विट्रस ह्यूमर के फंक्शन को देखेंगे। क्लियर, तो हम कह सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, पहला देखते हैं, सपोज हम एक्वस ह्यूमर के फंक्शन को देखते हैं, से फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो एक बात हमने पढ़ा था क्या, कि हमारा जो कॉर्निया है उसमें किसी भी तरह का ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। हमने पढ़ा है कि कॉर्निया जो है दैट इज फाइब्रस लेयर और उसमें किसी भी तरह का ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। तो सर हमने पढ़ रखा है कि हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन देने होते हैं, जो भी गैसेस का एक्सचेंज करना होता है, किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। अगर कॉर्निया के पास ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है तो उसे न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसे जो गैस की जरूरत है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा सर, तो वो है एक्वस ह्यूमर। हम कॉर्निया के बारे में कहेंगे और लेंस के बारे में सर कह सकते हैं, क्योंकि लेंस में भी क्या है, किसी तरह का ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो एक्वस ह्यूमर है वो हमारे कॉर्निया को और लेंस को क्या करता है, तो नरिश करता है। तो कह सकते हैं इट नरिश, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं, रेस्पिरेटरी गैस भी देगा और अदर मेटाबॉलिक जो भी एंजाइम्स जो थी वो भी प्रोवाइड कराएगा। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड अदर सब्सटेंसेस, प्रोवाइड करवाना ही नहीं, उसे लेके भी जाना, न्यूट्रिशन एंड अदर सब्सटेंसेस टू द, किसे, टू द कॉर्निया, टू द कॉर्निया एंड लेंस। किसको प्रोवाइड करता है, कॉर्निया को और लेंस को। वही हमने देखा कि हमारा जो कॉर्निया है और यहाँ क्या था, हमारा लेंस था। क्लियर, तो कह सकते हैं ये कॉर्निया के शेप को मेंटेन करता है, ये कॉर्निया को कितना बाहर की ओर बल्ज रहना है। क्लियर, कॉर्निया को बाहर की ओर कितना बल्ज रहना है ये मेंटेन कौन करेगा, हमारा एक्वस ह्यूमर। और हमारे लेंस को आगे से सपोर्ट कौन करता है, से हमारा ये लेंस है, इसे आगे से सपोर्ट कर रहा है एक्वस ह्यूमर और पीछे सपोर्ट कर रहा है विट्रस ह्यूमर। दोनों क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है लेंस के ऊपर, ये इधर से, ये इधर से। इसका आंसर लेंस क्या कह सकते हैं, हमारा फिक्स पोजीशन पे है। सस्पेंसिव लिगामेंट सिलेरी बॉडी है इसे होल्ड करने के लिए। उसके अलावा भी क्या करते हैं, हम देखते हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या करता है, इस पे प्रेशर बिल्ड करता है, इसे क्या कर सकते हैं, होल्ड करता है। तो हम कह सकते हैं इट मेंटेन्स द शेप ऑफ कॉर्निया, ये कॉर्निया का शेप की तरफ है, कितना प्रेशर इस पे लगे। और दूसरा शब्द क्या करता है, तो ये आगे से लेंस को सपोर्ट करता है। तो कह सकते हैं इट मेंटेन्स दी, it maintains the shape of cornea, ये कॉर्निया के शेप को मेंटेन करता है एंड सपोर्ट्स द लेंस, लेंस को सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स द लेंस फ्रॉम एंटीरियर साइड, फ्रॉम एंटीरियर साइड। एंटीरियर साइड से क्या कर रहा है, तो ये लेंस को सपोर्ट भी करता है। उसके अलावा क्या काम बोल सकते हैं सर, तो हमने पढ़ा है कि और क्या काम है एक्वस ह्यूमर का, तो हमारे आईज के अंदर प्रेशर होता है। हमारे आईज के अंदर सर क्या है, एक फिक्स प्रेशर है जिसका अमाउंट कितना होता है, 10 to 20 mm ऑफ Hg। एवरेज हम मानते हैं 15 mm ऑफ Hg। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने में एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दोनों रोल प्ले करता है, बट मोस्ट जो ज्यादा जो मेनली रोल प्ले करता है दैट इज एक्वस ह्यूमर।
हमने क्या कहा कि हमारे आईज के अंदर हमारा जो आई बॉल है जिसके अंदर विट्रस ट्यूमर बड़ा है, एक्वस ट्यूमर बड़ा है, वो क्या करता है, तो आईज के अंदर प्रेशर को बिल्डअप करता है। उस प्रेशर को हम कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। क्या कहते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ये प्रेशर होता कितना है, ये प्रेशर होता है 10 to 20 mm ऑफ एच जी, एवरेज हम मानते हैं 15 mm ऑफ एच जी। इस प्रेशर को बनाता है विट्रस ट्यूमर एंड एक्वस ट्यूमर। बट इसमें मेनली रोल किसका होता है, इसमें मेनली रोल है हमारे किसका, एक्वस ट्यूमर का। कह सकते हैं किसका, एक्वस ट्यूमर का। तो हम कह सकते हैं काम क्या होगा इसका दूसरा, तो कह सकते हैं मेंटेन्स द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, मेंटेन्स द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। क्लियर, ये काम किसका था हमारा, एक्वस ट्यूमर। किसका काम था, एक्वस ट्यूमर का। अगर वही हम क्या देखें, विट्रस ट्यूमर के फंक्शन को देखें तो क्या कह सकते हैं, इसका भी काम क्या है बच्चों, तो कह सकते हैं लेंस को सपोर्ट करेगा पीछे से, और साथ क्या करेगा, अगर विट्रस ट्यूमर को देखें, विट्रस ट्यूमर का फंक्शन अगर हम देखें, विट्रस ट्यूमर तो कह सकते हैं क्या करता है, तो इट सपोर्ट्स द लेंस, पीछे से क्या कर रहा है, लेंस को सपोर्ट कर रहा है। इट सपोर्ट्स द लेंस फ्रॉम पोस्टीरियर साइड, कहां से, पीछे से, फ्रॉम पोस्टीरियर साइड लेंस को सपोर्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है सर, तो हम कह सकते हैं हमारा जो आई का शेप है, पूरे आई का शेप है ना, कि इसके अंदर प्रेशर लगा के, ये प्रेशर यहाँ लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा, हर जगह प्रेशर लग रहा होगा, जिसका आंसर क्या करता है, तो ये आई के शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो कह सकते हैं हमारा जो विस्कस विट्रस ट्यूमर है वो क्या करता है, आई के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो कह सकते हैं मेंटेन्स द शेप ऑफ आई बॉल, मेंटेन्स द शेप ऑफ आई बॉल। क्लियर, तो हमने क्या देखा कि एक्वस ट्यूमर का फंक्शन देखा हमने, विट्रस ट्यूमर का फंक्शन देखा, और चैम्बर के बारे में देख लिया। क्लियर, वहीं अगर थोड़ा सा और हम डील कर ले यहाँ पे, तो क्या कह सकते हैं हम पढ़ेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, तो हम देख लेते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर के बारे में। क्या देख लेते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, बात कर रहे हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो हम कह सकते हैं प्रेशर इनसाइड दी आई बॉल। हमारे आई बॉल के अंदर जो प्रेशर है उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो क्या कह सकते हैं, प्रेशर, प्रेशर अंडर दी आई बॉल। आई बॉल के जो अंदर प्रेशर प्रेजेंट है उसे कहते हैं कि हम लोग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अगर इसके अमाउंट की बात करें कितना होता है, तो ये होता है 10 to 20 mm ऑफ एच जी। एवरेज कितना मानते हैं हम लोग, एवरेज ले लेते हैं 15 mm ऑफ एच जी। दिस इज एवरेज डाटा। क्लियर, अब अगर बात करें कि इस प्रेशर को मेंटेन, ये प्रेशर कहाँ से बिल्डअप होता है, कौन बिल्डअप करता है, तो हमने पढ़ रखा है कि इस प्रेशर को बिल्डअप करता है एक्वस ट्यूमर एंड विट्रस ट्यूमर, लेकिन मेनली इसमें रोल कौन प्ले करता है, तो एक्वस ट्यूमर। तो कह सकते हैं दिस प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय एक्वस, ब्रैकेट में कर लेते हैं मेनली, क्योंकि मेनली कौन करता है, एक्वस ट्यूमर। एक्वस ट्यूमर मेनली क्यों करता है सर, क्योंकि यही फ्लूइड है जो लगातार क्या हो रहा है, लगातार बन रहा है, लगातार रिप्लेस किया जा रहा है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा जो प्रेशर बनाने का काम होगा, बिल्डअप होने का काम होगा, वो एक्वस ट्यूमर, क्योंकि सर विट्रस ट्यूमर का अमाउंट समहाउ पता फिक्स होता है, लेकिन एक्वस ट्यूमर क्या करता है, लगातार बनता रहता है, अपने आप को रिप्लेस करता रहता है। इसलिए प्रेशर का जो बिल्डअप करने का काम होता है मेनली किसका होता है, एक्वस ट्यूमर का। दिस प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय एक्वस ट्यूमर एंड विट्रस ट्यूमर। क्लियर, और यही प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है, अगर हमारे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हमारे रेटिना के पीछे, हमारे जो रेटिना के वॉल हैं, ध्यान दीजिए, अगर हमारा रेटिना का वॉल दिख रहा है
ये क्या करता है, रेटिना के वॉल पे प्रेशर बढ़ाना शुरू करता है। अगर ये प्रेशर हाई हो जाए और रेटिना के पीछे जो ब्लड सप्लाई जा रहा है हमारा, जो कोरोइड में ब्लड सप्लाई है, वो ब्लड सप्लाई कम्प्लीटली दब जाए, यहाँ से ऑप्टिक नर्व सप्लाई वो दब जाए, इसका आंसर आता है ग्लूकोमा होने का डर होता है सर। क्या होता है, ग्लूकोमा होने का डर होता है। और अक्सर देखा होगा डॉक्टर को आपने कि जब भी कभी जाते हैं चेकअप के लिए, कभी किसी नॉर्मल चेकअप के लिए, कैटरेक्ट वगैरह चेकअप के लिए या ग्लूकोमा के चेकअप के लिए, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आईज पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और क्या करते हैं, उसके थ्रू वो हमारे आईज के प्रेशर को चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारे आईज का प्रेशर कितना है, कहीं प्रेशर बढ़ तो नहीं गया या कहीं प्रेशर घट तो नहीं गया है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं टोनोमीटर। क्या कहते हैं, टोनोमीटर। हम देखेंगे टोनोमीटर के बारे में, क्या कहेंगे, टोनोमीटर है क्या, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग, तो हमारे आईज के अंदर के प्रेशर को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू measure the intraocular pressure। क्लियर, आईज के अंदर का प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को आईज के अंदर प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, टोनोमीटर। क्लियर, क्या कहते हैं, टोनोमीटर। इस बात को आप लोग लिख लीजिए, बोर्ड ड्रॉप कर लेता हूं मैं। आई आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग वर्किंग ऑफ आई, हमारा आईज कैसे वर्क करता है। क्या देखेंगे, वर्किंग ऑफ आई। फिर हमारे आई के वर्क करने का तरीका क्या है, तो फर्स्ट तो उसमें लोग इमेज फॉर्मेशन, क्या देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन को हम देखें तो क्या कहते हैं, हमारा जो हमने पढ़ रखा है कि हमारा जो आई है, क्लियर, अगर आई को हम देखें से, दिस इज कॉर्निया और ये क्या हो गया हमारा लेंस। फिर ये रफ डायग्राम हमारा आईज का समझ लीजिए। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये लेंस कैसा है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है, पढ़ा था हमने, कैसा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर, अगर इसके थ्रू इमेज बनाते हैं, क्या करते हैं, अगर इसके थ्रू इमेज बनाते हैं तो इमेज कैसा बनेगा, तो हमने पढ़ रखा है इमेज कैसा बनेगा सर, तो इमेज बनेगा रेटिना पर, और इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, उल्टा। हमने पढ़ रखा है पहले ही कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज बनता है कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। से अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया मेरा इमेज। क्लियर, अगर इमेज की क्वालिटी को हम देखें तो क्या देख रहे हैं, इमेज कहाँ बन रहा है, तो कह सकते हैं ऑन दी रेटिना। कहाँ बनेगा, रेटिना बनेगा। कैसा बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा क्योंकि उल्टा इमेज बन रहा है, और क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर, हम क्या देख रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है वो बस सी बात है सर, कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। रियल बन रहा है क्योंकि रियल क्रॉसिंग से कट करने के कारण बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। लेकिन सर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसका इमेज हमारे आईज पर उल्टा बनता है, तो चीजें हमें उल्टी नजर आनी चाहिए, लेकिन मुझे तो सब कुछ बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है। ऐसा कैसा होता है सर, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द केस ऑफ इन्वर्टेड रेटिना। कैसा है सर, हमारा जो रेटिना है वो इन्वर्टेड है। कैसा है हमारा रेटिना, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड रेटिना का मतलब क्या है सर, तो यहाँ देखिए जरा इमेज को समझिएगा। ऐसा है कि ये जो है हमारा, दिस इज, हम कह सकते हैं आई का लेयर, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा सबसे बाहर का लेयर, आउटर कोट स्क्लेरॉइड, उसके अंदर का लेयर कोरॉइड, और ये जो पूरा दिख रहा है मोटा 10 लेयर ऑफ रेटिना, क्या दिख रहा है हमें, 10 लेयर्स ऑफ रेटिना दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 10 लेयर्स ऑफ रेटिना। हमने पढ़ रखा है कि 10 लेयर, अगर इनसाइड की बात करें, चलिए 3 लेयर्स ऑफ रेटिना दिख रहा है हमें।
हमने पढ़ा है कि उसमें कौन सा लेयर है, फोटो रिसेप्टर लेयर है, उसके सॉरी फोटो रिसेप्टर सेल है, उसके बाद क्या बाइपोलर न्यूरॉन, उसके बाद क्या हमारा गैंग्लियोनल सेल है। तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरह से जो लेयर्स होते हैं कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो फोटो रिसेप्टर सेल हो वो कहाँ हो, तो वो कोरवाइड के साइड हो, मतलब बाहर की साइड हो, और आईज के अंदर साइड, मतलब जो हॉलो स्पेस होगा, ध्यान दीजिएगा, जो हॉलो स्पेस होगा उस साइड क्या होगा, हमारा सबसे अंदर का लेयर होगा, और फोटो रिसेप्टर लेयर क्या होगा, सबसे इस साइड अंदर की साइड होंगे। कहाँ पे होंगे, यानी कह सकते हैं जो फर्स्ट लेयर है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट होगा सर, जो हमारा कौन सा लेयर, नर्व फाइबर का लेयर, किसका लेयर, नर्व फाइबर का लेयर, वो टुवर्ड्स द विट्रस चैम्बर होंगे। अगर हम बात करें फोटो रिसेप्टर लेयर की तो वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होगा कोरवाइड के साइड। क्लियर, वो कहाँ होगा, कोरवाइड के साइड प्रेजेंट होगा। अब ऐसा होने से क्या होता है सर, ऐसा होने से ध्यान दीजिएगा कि जब ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, क्लियर, ऑब्जेक्ट से यानी ये सोर्स है जिससे लाइट कहाँ जा रहा है सर, लाइट कहाँ जा रहा है, लेंस के थ्रू कहाँ गया, हमारे रेटिना पर इसका इमेज बनेगा। देख सकते हैं, बताया कि सर यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे, क्या बन जाएगा, मुझे इमेज बन जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ से क्रॉस करेंगे यहाँ आएगा, यहाँ से क्रॉस करेंगे यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा, मुझे इमेज बनेगा। मैंने यहाँ पे मेरा फिगर साफ उससे मैंने ऐसे किया है, स्ट्रेट दिखा दिया है। क्लियर है ना, हम क्या देख रहे हैं, इमेज हमारा ऑब्जेक्ट, ये लाइट यहाँ से गया यहाँ, यहाँ इंसिडेंट करेगा, ये लाइट यहाँ से गया वहाँ इंसिडेंट करेगा, इसका आंसर हमारा क्या दिख रहा है, वहाँ पे इमेज बनेगा। क्लियर, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है। अब इमेज का जो हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो लाइट जो है हमारा सर कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में। क्या देख रहे हैं सर, लाइट का डायरेक्शन क्या है, इधर, और जो हमारा नर्व इम्पल्स, अब इमेज कहाँ बना है, इसके सबसे लास्ट वाले लेयर पे, फोटो रिसेप्टर लेयर पे, लेकिन बनने के बाद इस नर्व इम्पल्स को कहाँ जाना है, तो ऑप्टिक नर्व के पास जाना है। कहाँ जाना है, ऑप्टिक नर्व के पास, मतलब इस नर्व इम्पल्स को ट्रैवल करना पड़ता है इस डायरेक्शन में, इस वाले पॉइंट का भी डायरेक्शन में, इस वाले पॉइंट का भी डायरेक्शन में, दोनों क्या देख रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है। किसके ऑपोजिट, तो सोर्स ऑफ लाइट, जो लाइट का सोर्स था हमारा, जो नर्व इम्पल्स है वो लाइट के सोर्स के ऑपोजिट चल रहा होता है, और जो नर्व इम्पल्स है वो लाइट के सोर्स के ऑपोजिट चल रहा होता है। मतलब लाइट अगर इधर जा रहा है, देखिए नर्व इम्पल्स इधर क्यों आ रहा है, इसका नर्व इम्पल्स इधर क्यों आ रहा है, और वापस ये बैक ऐसे जाता है। तो क्या देख रहे हैं, नर्व इम्पल्स ऑपोजिट आने के कारण ये जो हमारा इन्वर्टेड इमेज बना था उसका इंफॉर्मेशन हमारा जो ऑप्टिक नर्व है ब्रेन के पास कैसा लेके जाएगा, सीधा लेके जाएगा। मतलब ध्यान दीजिए, फिर से क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें बोलना चाह रहे हैं कि लाइट जो है हमारा, लाइट जो है वो कहाँ गया, उसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन जो नर्व इम्पल्स आ रहा है वो उसके उल्टा जा रहा है। क्लियर, यहाँ समझिए ये मेरा इमेज बना हुआ है कहाँ, रेटिना पे। अब रेटिना पर जो इमेज बना है मेरा, उसके इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के ले जाना है, तो कैसे जाता है, ये उल्टा देख रहे हैं, ये पहले बाहर की ओर जाता है। क्लियर, वापस ये नीचे जाके रिवर्स हो कहाँ जाता है, ब्रेन के साइड। यहाँ भी देखिए, इस वाले पॉइंट का भी ऐसा गया, इस वाले पॉइंट का भी सेम, इस पॉइंट का भी ऐसा जाएगा, इस पॉइंट का भी ऐसा जाएगा, हर पॉइंट से ऐसा ही जाता है हमारा। तो क्या देख रहे हैं कि जो नर्व इम्पल्स है वो कहाँ जा रहा है, तो वो फोटो रिसेप्टर से कहाँ जा रहा है, तो चैम्बर के विट्रस चैम्बर के साइड आ रहा है, वापस टिल्ट करता है, कहाँ जाता है, ब्रेन के साइड जाता है। यहाँ भी सेम देखते हैं, विट्रस चैम्बर के साइड जाता है, टिल्ट करता है, वापस जाता है। तो कहते हैं जो इमेज बन रहा है उसके इम्पल्स को, जो नर्व इम्पल्स को कैसे लेके जा रहे हैं, हम रिवर्स करके जा रहे हैं। जो इमेज बना उसके इम्पल्स को हम रिवर्स करके ले जा रहे हैं, इस कारण से ये जो रिवर्स इमेज बना है इसके इन्फॉर्मेशन को हम रिवर्स करके ले जा रहे हैं। तो हमारा जो ब्रेन है इसे कैसा परसीव करता है, हमारा ब्रेन इसे स्ट्रेट परसीव करता है, ब्रेन हमारा इसे सीधा परसीव करता है। तो दिस इज हाउ कि रेटिना पर बने इन्वर्टेड इमेज को हमारा ब्रेन जो है कैसा इरेक्ट परसीव करता है, कैसा उसे सीधा परसीव करता है। क्लियर, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा, तो हमने पढ़ रखा है, ऑप्टिक नर्व से कहाँ चला जाएगा, तो विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। ये जो इम्पल्स है ये कहाँ चला जाएगा, तो हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में पढ़ रखा है, कौन सा सर, हमारा ऑक्सीपिटल लोब। कहाँ है, ऑक्सीपिटल लोब। उसके बाद उसे कहीं कहीं भेजेंगे, जैसा कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं हम, तो अभी कहाँ जाएगा, हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में। लेकिन बाद में इसे कहाँ जाना है सर, हमने पढ़ रखा है इसे हमारे बाद में वर्निक्स एरिया में जाना है, और कहाँ जाना है, तो ब्रोकाज एरिया में जाना है। हमें रेस्पॉन्ड करना है तो वर्निक्स एरिया में जाएगा, ब्रोकाज एरिया में जाएगा। तो बेसिकली जानते हैं पहले कहाँ गया, ऑप्टिक नर्व से कहाँ पहुंच गया, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में। और ये जो हमारा देखते हैं अरेंजमेंट है, इस तरह का अरेंजमेंट को हम कहते हैं इन्वर्टेड रेटिना। क्या कहते हैं सर, इन्वर्टेड रेटिना। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड रेटिना। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या, ये जो हम देख रहे हैं ये लाइन क्या दिखा रहा है हमारा, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट, ब्लैक जो है हमारा क्या देख रहा है, इधर की ओर है, ये दिखा रहा है हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइट, और ये जो ग्रीन दिख रहा है जो बाहर की ओर आ रहा है
ये क्या दिखा रहा है हमारा, ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स किस साइड जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और ये दोनों कैसा है, तो एक दूसरे का ऑपोजिट, तो कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम ऑपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों जो है कैसे दूसरे का ऑपोजिट टू ईच अदर है, ऑपोजिट टू ईच अदर। क्लियर। तो यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे, पहले यहाँ लाइन लिखते हैं हम, क्या कह सकते हैं, the arrangement of rod and cone cell। क्या सर रोड एंड कोन सेल, तो फोटो रिसेप्टर सेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, फोटो रिसेप्टर सेल जो लाइट के लिए सेंसिटिव सेल है, वो एक्चुअली कौन सा सेल है, तो रोड एंड कोन सेल है। तो कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ रॉड एंड कोन सेल, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, फोटो रिसेप्टर सेल की, देते हैं हम फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात कर रहे हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स। द अरेंजमेंट ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स इन द रेटिनल लेयर, रेटिना के लेयर में, इन द रेटिनल लेयर, रेटिनल लेयर इज इन सच अ वे, इस तरह से है, इज इन सच अ वे दैट it is away from the source of light। क्या देख रहे हैं कि लाइट से दूर हो गया, क्या देख रहे हैं सर, जहां इमेज बन रहा है वो दूर हो गया है, वो अंदर चला गया है, जिस कारण से इम्पल्स को बाहर आना पड़ता है पहले, है ना। क्या देख रहे हैं, जो फोटो रिसेप्टर सेल है वो लाइट से दूर चला गया है, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर लेयर नहीं, कहाँ हमारा अंदर की ओर है, वो लाइट से दूर चला गया है, जिस कारण से इम्पल्स को कहाँ आना पड़ता है, इम्पल्स को वापस ट्रैवल करना पड़ता है, फिर कहाँ जाना पड़ता है, रिवर्स में कहाँ जाना पड़ता है, ऑप्टिक नर्व के पास। तो इमेज बना उल्टा, लेकिन इस इम्पल्स को वापस उल्टा आना पड़ा, और उल्टा जाकर कहाँ जाना पड़ रहा है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स इन द रेटिनल लेयर इज इन सच अ वे दैट इट इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। क्या है, सोर्स ऑफ लाइट से दूर है। ड्यू टू विच, क्या कहेंगे, जिस कारण से, क्या कहता है बच्चा, जिस कारण से हमारा जो क्या कहते हैं, जिस कारण से हम दूर है, जिस कारण से जो हमारा नर्व इम्पल्स है, जो हमारा नर्व इम्पल्स है, वो क्या करेगा, इसके के ऑपोजिट ट्रैवल करेगा। तो कह सकते हैं अभी अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, ड्यू टू विच द डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ड्यू टू विच the direction of nerve impulse is opposite to the direction of, किसके डायरेक्शन के, डायरेक्शन ऑफ लाइट, and this arrangement of retina is called inverted retina। क्या कहते हैं, inverted retina, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं सर, inverted retina, मतलब हमारा इमेज इन्वर्टेड बनता है, चलिए ठीक है। हमारा रेटिना भी कैसा है सर, इन्वर्टेड है। इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड। रेटिना भी कैसा है, इन्वर्टेड, मतलब रेटिना उल्टा अरेंज है। उल्टा अरेंज करेंगे मतलब कुछ इस तरह से अरेंज है कि फोटो रिसेप्टर से कहाँ चला गया, तो फोटो रिसेप्टर सेल लाइट सोर्स ऑफ लाइट से दूर चला गया, इस कारण से नर्व इम्पल्स को वापस ट्रैवल करना पड़ता है। इस कारण से हम इमेज को कैसा परसीव करेंगे, तो इमेज को ऑलवेज सीधा परसीव करेंगे। क्लियर, कंफ्यूजन इसमें। ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन। क्या था हमारा, इमेज फॉर्मेशन की इमेज कैसे फॉर्म होता है। क्लियर। इसके बाद जरा देख लेते हैं हम एकोमोडेशन। क्या देखेंगे, एकोमोडेशन ऑफ आई। अब देखिए इसको, एकोमोडेशन ऑफ आई देखेंगे इसके बाद हम लोग।
चलिए तो हम देखेंगे दूसरा क्या हमारा, पहला था हमारा इमेज फॉर्मेशन, दूसरा है एकोमोडेशन। क्या है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? तो कह सकते हैं ये वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने लेंस को एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा जो इमेज है वो परफेक्टली कहाँ बने, रेटिना के ऊपर बने। जैसे आपने देखा होगा DSLR से बहुत बार जब लोग फोटो क्लिक करते हैं, पिक क्लिक करते हैं, तो बार लेंस क्या करते हैं, बाहर आता है, फिर लेंस अंदर आता है। ऐसा किस लिए करते हैं? तो दूर की चीज़ों को और नज़दीक की चीज़ों को क्या कर सके, तो अच्छे तरीके से वो फोकस करके उसे उसका पिक्चर ले सके। सेम हमारा आइज भी क्या करता है, तो अपने लेंस को बाहर अंदर, हमारा आइज तो ह्यूमन का नहीं कर सकता है, लेकिन करता है क्या, वो अपने लेंस के कर्वेचर को बढ़ाता है और घटाता है। वो अपने लेंस से कर्वेचर को बढ़ाता घटाता है, कैसे, तो उसके फोकल लेंथ क्या करता है, चेंज करता है ताकि वो दूर की चीजें और नजदीक की चीजों को अच्छे से देख सके। तो कह सकते हैं एकोमोडेशन है क्या, तो कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग the lens for proper image formation। किसके लिए? for proper image formation on retina। कहाँ बनाने के लिए? तो रेटिना पर इमेज हमारा प्रॉपरली बन सके, रेटिना पर इमेज हमारा प्रॉपरली बन सके, इस कारण से हम अपने लेंस को एडजस्ट करते हैं। इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, हम एकोमोडेशन कहते हैं। जैसे अगर बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग के पास एक स्पेशल एडेप्टेशन ये है कि वो अपने लेंस को बाहर और अंदर कर सकता है। जैसे DSLR का लेंस हमारे हम बाहर और अंदर कर सकते हैं, वैसे ही फ्रॉग जो वो क्या कर सकता है, अपने आईबॉल क्या करता है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड पुशअप कर सकता है लेंस को। कैसे सर? उसके पास दो तरह के मसल्स होते हैं जिसे कहते हैं प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल। क्या नाम है सर? प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल है। क्लियर? इस कारण से क्या कर सकता है, वो अपने लेंस को क्या कर सकता है, आउटसाइड एंड इनसाइड मूव कर सकता है। वो अपने लेंस को आउटसाइड एंड इनसाइड मूव कर सकता है। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम अपने लेंस के डायमीटर को चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, लेंस के डायमीटर को चेंज करते हैं, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करते हैं। किस लिए? तो क्या करने के लिए, चीज़ों को क्या करने के लिए, तो इमेज हमारा क्या बन सके, अच्छे से रेटिना पर बन सके। तो कह सकते हैं इन ह्यूमंस। वहीं अगर फिश की बात करें, फिश क्या करता है, फिश अपने आईबॉल को शॉर्टन एंड इलॉन्गेट कर लेता है। फिश क्या करता है, से सपोज ये आई है, क्लियर, अभी लेंस और रेटिना के बीच का दूरी ये था, अगर ये क्या करे, आईबॉल को इलॉन्गेट कर ले, अब रेटिना का दूरी क्या होगा, तो ज़्यादा हो गया। क्लियर? तो इस तरह से अपने लेंस को एडजस्ट करना, किस लिए, तो इमेज का फॉर्मेशन सही कहाँ हो सके, रेटिना पर हो सके, लेंस को ही नहीं, क्या करना, आईबॉल को भी एडजस्ट करना ताकि उसका फॉर्मेशन कहाँ हो सके, रेटिना पर हो सके। इसे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। तो फिर क्या करता है, अपने आई को शॉर्टन कर लेता है, आईबॉल को, या इलोंगेट कर लेता है, शॉर्टन कर लेता है या इलोंगेट कर लेता है। फ्रॉग के बारे में क्या पढ़ा हमने, वो लेंस को आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूव कर सकता है। बट हमारे केस में क्या होता है, हम अपने लेंस के कर्वेचर को चेंज करते हैं, अपने लेंस के डायमीटर को चेंज करते हैं, फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इन ह्यूमंस, ह्यूमन में क्या होता है, बाय चेंजिंग द डायमीटर। डायमीटर से हमारा मतलब क्या है, डायमीटर से हमारा मतलब है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। कैसे होता है, ह्यूमन में एकोमोडेशन कैसा होता है, तो बाय चेंजिंग द डायमीटर, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हम लेंस के डायमीटर को चेंज करके, फोकल लेंथ को चेंज करके एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। सपोज ऐसा है कि ये हमारा क्या हो गया, लेंस। क्या हो गया, लेंस। हमने पढ़ा इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, से सपोज दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। और सस्पेंसरी लिगामेंट को सर सस्पेंसरी लिगामेंट को कनेक्ट कौन किए हुए है, दिस इज सिलियरी मसल या सिलियरी बॉडी। क्या हमारा, सिलियरी मसल और सिलियरी बॉडी। क्लियर? दिस इज सिलियरी
बॉडी, जो ब्लैक दिख रहा है हमें, सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स है। क्लियर। अब अगर ऐसा हो, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सर ये सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर, ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, लेंस, क्या है, ये हमारा हो गया लेंस, लेंस के ऊपर क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट, उसके ऊपर क्या है, सिलियरी बॉडी। अगर सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा सर, हमारा जो लेंस का साइज था वो क्या होगा सर, छोटा हो जाएगा, है ना, जो लेंस का साइज था वो क्या होगा सर, छोटा हो जाएगा। सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेंस का साइज क्या होगा सर, छोटा होगा। लेंस का साइज छोटा होगा तो लेंस का जो बल्जिंग है, जो लेंस का कर्व है वो ज्यादा हो जाएगा सर, है ना, क्या कर्व क्या होगा सर, ज्यादा हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या कह देंगे हम, कर्वेचर ऑफ लेंस, यानी कर्व पार्ट जो है लेंस का, कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा सर, लेंस का कर्वेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे क्या होता चाह रहे हैं हम, क्योंकि सर लेंस जो है हमारा, हमने 12 बोला है, लेंस कैसा है सर, ऐसा बल्ज्ड पार्ट है, कैसा है, बल्ज्ड पार्ट। अगर ये बड़ा है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो लेंस का साइज छोटा होगा सर, तो बल्जिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सर। पहले बल्जिंग ये था, अगर सर ये छोटा कर रहे हैं लेंस को, सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा सर, बल्जिंग क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। एक और चीज लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कर्वेचर ऑफ लेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होगा हमारा, लूज होगा। सस्पेंसरी लिगामेंट को लिख सकते हैं हम लोग, अगर सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होगा हमारा, लूज, सस्पेंसरी लिगामेंट लूज हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि ये सस्पेंसरी लिगामेंट नजदीक आ जाएगा, और है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट किसको कनेक्ट कर रहा है, सिलियरी बॉडी को और लेंस को। अगर सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अंदर क्यों आ रहा है, तो बस सी बात है, इसमें क्या आ जाएगा सर, ये लूजनिंग आ जाएगा सस्पेंसरी लिगामेंट में, क्या कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट लूज, सस्पेंसरी लिगामेंट लूज हो जाएगा। और सस्पेंसरी लिगामेंट लूज होगा तो क्या होगा, तुमने क्या देखा अभी, तो क्या होगा, कर्वेचर ऑफ लेंस, कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीजेज, लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाएगा। अगर लेंस का कर्वेचर बढ़ गया, लेंस का साइज छोटा हो गया, तो क्या कह सकते हैं सर, डायमीटर ऑफ लेंस, लेंस का जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, कर्वेचर बढ़ा होने से साइज का जो कह सकते हैं, जो कर्वेचर था वो छोटा हो गया, साइज जो था, गोल जो था वो क्या, वो छोटा हो गया, डायमीटर क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। कर्वेचर बढ़ा तो डायमीटर क्या हो जाएगा सर, छोटा हो जाएगा, इसके डायमीटर, डायमीटर डिक्रीजेस, डायमीटर क्या करेगा, घट जाएगा। अगर डायमीटर घटेगा तो फोकल लेंथ क्या करेगा सर, घट जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। क्लियर। और अगर फोकल लेंथ घट जाएगा सर तो हम क्या कर पाएंगे, नजदीक की चीजों को देख पाएंगे, क्या कर पाएंगे, नजदीक की चीजों को देख पाएंगे। क्लियर। और वही अगर देखें, सिलियरी बॉडी रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो क्या देखेंगे सर, वापस चला गया अपनी जगह पे, सस्पेंसरी लिगामेंट फिर से टाइट हो जाएगा, क्या क्या देंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट टाइटेंस, क्या हो जाता है, वापस टाइट हो जाता है। सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट हो गया सर तो कर्वेचर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा फिर से, क्योंकि लेंस का जो ये था सर्कल वो क्या होगा सर, बढ़ जाएगा, कहते हैं कर्वेचर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। जो कर्व पार्ट है वो क्या होगा सर, घट जाएगा, कर्विंग कम हो जाएगा। कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीजेस, कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीजेस। कर्वेचर ऑफ लेंस घट गया सर तो क्या हो जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा, डायमीटर ऑफ लेंस इंक्रीजेस, क्या देखेंगे, लेंस का डायमीटर बढ़ जाएगा। अगर लेंस का डायमीटर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेस, लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया तो क्या कर पाएगा, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, दूर की चीजों को देख पाएगा। क्लियर। तो हम क्या कहते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोकल लेंथ घट जाएगा, नजदीक की चीजों को देख पाएगा, अगर रिलैक्स करेगा तो क्या कर पाएगा, दूर की चीजों को देख पाएगा। क्लियर। तो दिस इज द एकोमोडेशन ऑफ आई, किस तरह से हमारा जो आई है वो दूर की चीजों को और नजदीक की चीजों को देख पाता है। क्लियर। किस तरह से हमारा जो आई है वो दूर की चीजों को और नजदीक की चीजों को देख पाता है, ये हमने देखा किसमें, तो एकोमोडेशन ऑफ आई में। क्लियर। एकोमोडेशन ऑफ आई में वही हम देखा कि अब जो विजन है वो दो तरह का होता है,
पढ़ा होगा आपने बाइनोक्यूलर विजन और मोनोक्यूलर विजन। क्या देखा हमने? बाइनोक्यूलर विजन एंड मोनोक्यूलर विजन। तो ये तो रहा अलग से पार्ट। अगर हम देखें विजन को तो हम देखते हैं कि विजन को अगर हम बांटना चाहें तो कह सकते हैं एक होता है क्या हमारा मोनोक्यूलर विजन और एक होता है हमारा बाइनोक्यूलर विजन। मोनोक्यूलर विजन और बाइनोक्यूलर विजन। मोनोक्यूलर विजन और बाइनोक्यूलर विजन क्या है सर? से सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये उसका एक साइड का आंकड़ा, ये उसका एक साइड का आंकड़ा, ये आँख क्या देखता है सर? यहाँ देखता है, यहाँ इस साइड देखता है। लेकिन अगर हम देखते हैं किसको, अगर हम देख रहे हैं बाइनोक्यूलर विजन को, तो क्या देखते हैं कि दोनों आईज जो है कॉमन चीज़ों को देख रहा होता है। दिस इज कॉल्ड बाइनोक्यूलर विजन। और ये हर आँख अलग अलग फील्ड को देखे, दिस इज कॉल्ड मोनोक्यूलर विजन। इसमें प्रॉब्लम कैसे ध्यान दीजिएगा, हमने ऑप्टिक कैज़मा पढ़ रखा है। क्या पढ़ा हमने? ऑप्टिक कैज़मा। क्या देखा है हमने कि सपोज ये आईज है हमारा, क्लियर, यहाँ से क्या बनता है, यहाँ का जो नर्व इम्पल्स था वो क्या करता है, इस साइड वाले ब्रेन के पास चला जाएगा और यहाँ का इम्पल्स इस साइड वाले ब्रेन के पास चला जाएगा। तो अगर सारा का सारा नर्व फाइबर, अगर सारा का सारा, इस पॉइंट क्या कहा था हमने? ऑप्टिक कैज़मा। क्या कहा था हमने? ऑप्टिक कैज़मा। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक कैज़मा। अगर क्या बोला हमने कि अगर सारे के सारे नर्व फाइबर एक दूसरे को क्रॉस कर दें, इस तरह के विजन को हम कहते हैं मोनोक्यूलर विजन। तो क्या कहेंगे इस ऑप्टिक कैज़मा में? क्या हो रहा है? ऑल दी नर्व फाइबर या ऑल दी ऑप्टिक नर्व, क्या कहेंगे? ऑल दी ऑप्टिक नर्व क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर एट, कहाँ पे? एट ऑप्टिक कैज़मा। कहाँ पे? ऑप्टिक कैज़मा पे क्रॉस कर देता है। क्लियर? इसे क्या कर रहे हैं हम लोग? मोनोक्यूलर विजन। और बाइनोक्यूलर में क्या देखा है हमने? तो हमने देखा ये आईज था हमारा, क्लियर। तो हमने क्या देखा था कि जो टेम्पोरल रेटिना पर बनने वाला जो टेम्पोरल रेटिना पे लाइट इंसिडेंट कर रहा था वो चला जा रहा था सेम साइड के ब्रेन के पास, और जो रेटिनल रेटिना पे इंसिडेंट कर रहा था वो चला जा रहा था ऑपोजिट साइड में। हमने पढ़ाया इसी चैप्टर में। क्लियर? हमने क्या देखा था कि सम ऑफ द टेम्पोरल रेटिना का जो था वो इसके साइड रह गया था। टेम्पोरल रेटिना जितने भी नर्व फाइबर थे वो सेम साइड वाले ब्रेन के पास चले गए थे। और हमने क्या देखा था कि जो कहाँ से आ रहा था, रेटिनल रेटिना से, वो सिर्फ क्या किया था? क्रॉस किया था। क्लियर? सिर्फ रेटिनल रेटिना पर पड़ने वाला, जो रेटिनल रेटिना से जाने वाला जो इम्पल्स था वो एक दूसरे को ऑप्टिक कैज़मा में क्रॉस करता है। टेम्पोरल रेटिना पर क्या करता है? सेम साइड के हेमिस्फीयर में जाता है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ जो ऑप्टिक कैज़मा है, यहाँ का जो ऑप्टिक कैज़मा है, यहाँ हम क्या कह सकते हैं? तो सम ऑफ द नर्व क्रॉस ईच अदर एट ऑप्टिक कैज़मा एंड रेस्ट, क्या देख रहे हैं? एंड रेस्ट go to the respective site of brain, respective site of brain, मतलब राइट का टेम्पोरल रेटिना का राइट में, लेफ्ट टेम्पोरल रेटिना का लेफ्ट में। तो इस तरह के विजन को हम कहते हैं मोनोक्यूलर विजन, इस तरह विजन कहते हैं बाइनोक्यूलर विजन। मतलब क्या है सर? नहीं समझ में आया कुछ हमको? मतलब ये है सर कि ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें हम अपने बात करें लेफ्ट साइड के ब्रेन की बात करते हैं, सॉरी राइट साइड की, क्या हम सर राइट साइड के ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो राइट साइड के पास कौन सा इन्फॉर्मेशन जा रहा है? तो राइट साइड के पास हमारे राइट आई का टेम्पोरल रेटिना का इन्फॉर्मेशन जा ही रहा है, साथ साथ लेफ्ट आई के रेटिनल रेटिना का, सॉरी नेजल रेटिना का भी क्या जा रहा है? इन्फॉर्मेशन जा रहा है। राइट साइड वाला जो ब्रेन है वो किस तरह के विजुअल इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है सर? तो वो राइट साइड के टेम्पोरल रेटिना के इम्पल्स को और साथ साथ लेफ्ट साइड के नेजल रेटिना के इम्पल्स को परसीव कर रहा है। यानी हम देख रहे हैं जो हमारा राइट साइड का ब्रेन है वो राइट आईज के भी राइट आई के भी विजुअल
इम्पल्स को परसीव करता है और लेफ्ट के भी विजुअल इम्पल्स को परसीव करता है। सेम लेफ्ट को अगर हम देखें तो ये लेफ्ट वाले को भी करता है और राइट वाले को भी करता है। यानी हम देखते हैं कि हमारा जो दोनों साइड का ब्रेन है इसके पास दोनों आइज का क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो इस दोनों इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, गैदर करके उसे अच्छे से इंटरप्रेट करने में हमारा हेल्प करता है। वही अगर मोनोक्यूलर में देखें तो क्या देखते हैं, इसके पास राइट वाले के पास लेफ्ट का और लेफ्ट वाले के पास राइट का होता है। तो इसका जो ब्रेन है, सिर्फ इसका जो एक साइड का ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ एक आंख के द्वारा देखी हुई चीजों क्या कर पाता है, इंटरप्रेट कर पाता है। इसलिए कह सकते हैं कि हमारा जो मोर एक्यूरेसी है, इमेज का जो मोर एक्यूरेट व्यू है वो हमें किसमें मिलेगा, तो हमें बाइनोक्यूलर विजन में मिलेगा। हम प्राइमेट्स के पास कैसा होता है, बाइनोक्यूलर विजन होता है। और अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ जो मैमल्स होते हैं उसके पास कैसा होगा, तो मोनोक्यूलर विजन होगा। लेकिन प्राइमेट्स जिसमें हम ह्यूमंस आते हैं, एप्स आते हैं, मंकी आते हैं, उनके पास कैसा विजन है, तो मोनोक्यूलर विजन होगा, सॉरी बाइनोक्यूलर विजन। कैसा होगा बच्चा, बाइनोक्यूलर विजन होगा हमारे पास। क्लियर कह सकते हैं ये किस में होगा, इसका एग्जाम्पल है हमारा फिश, एम्फीबिया, reptiles, most of birds, most of mammals, they have monocular vision। वही बाइनोक्यूलर की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में क्या आ गए, तो ह्यूमन, एप, मंकी, इटीसी। क्लियर। और मोस्ट ऑफ बर्ड्स लिखा है, यानी कि कोई बर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें बाइनोक्यूलर विजन होता है। सर हमने पढ़ रखा है कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनका आई जिनका आई का एक्यूरेसी क्या होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। जिनका एक्यूरेसी क्या होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। जैसे हम लोग कहते हैं सर शिकारी पक्षी के भी नाम जानते हैं, लाइक आउल, हॉक, ईगल, है ना। तो कह सकते हैं कुछ बर्ड्स में, फ्यू बर्ड्स कौन आ गए, they are owl, eagle, hawk। क्लियर। इनके पास कैसा होता है, इनके पास है बाइनोक्यूलर विजन। कैसा है, बाइनोक्यूलर विजन। तो हमने क्या देखा, एकोमोडेशन देखा हमने, फिर विजन पढ़ा, मोनोक्यूलर विजन एंड बाइनोक्यूलर विजन के बारे में पढ़ लिया। क्लियर। अब आगे देखेंगे हम लोग कुछ पॉइंट्स को, तब तक के लिए आप लोग उसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। आइए कुछ डिफेक्ट्स ऑफ विजन को देख लेते हैं हम लोग। डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करें, यूजुअली जो आप पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट बात करते हैं किसकी, मायोपिया की। मायोपिया जिसे हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें होता क्या है, तो नाम दिखा रहा है शॉर्ट साइटेडनेस, सिर्फ नजदीक की चीजों को देख पाते हैं और दूर की चीजों को हम ढंग से नहीं देख पाते। तो कह सकते हैं कांट विजुअलाइज, कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। एकोमोडेशन का कारण दिख रहे हैं लोग, एकोमोडेशन प्रॉब्लम होने के कारण क्या देते हैं, कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। मायोपिया क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें नजदीक की चीज को देखेंगे बट दूर की चीजें हमें अच्छे से नजर नहीं आएगी। कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। ऐसा होता है किस लिए, अगर कॉज देखें हम, अगर इसके कॉज को देखें तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा आई बॉल है उसका जो इलोंगेशन है, क्या कह सकते हैं, इलोंगेशन ज्यादा हो जाता है। देखिए से सपोज ये हमारा आई बॉल है। क्लियर। और क्या देख रहे हैं, आई बॉल में क्या हो गया है, ज्यादा इलोंगेशन हो गया। आईबॉल जो है वो ज्यादा इलोंगेट कर गया है, जिस कारण से जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका इमेज क्या करता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, तो सर इलोंगेट, आई के ज्यादा इलोंगेट हो जाने के कारण क्या देखते हैं हम, आई के ज्यादा इलोंगेट हो जाने के कारण, आई बॉल के ज्यादा इलोंगेट हो जाने के कारण जो इमेज है वो क्या देख रहे हैं, रेटिना से पहले फॉर्म कर जा रहा है। जो इमेज है वो रेटिना से पहले फॉर्म कर जाता है। ठीक है। तो कह सकते हैं कॉज क्या है हमारा, एबनॉर्मल इलोंगेशन, एबनॉर्मल इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। क्या करना,
आई बॉल का एबनॉर्मली इलोंगेट कर जाना, या क्या करना, तो हमारा जो फोकल लेंथ है, नजदीक की चीजों को देख पा रहे हैं सर, मतलब फोकल लेंथ क्या हो गया होगा, घट गया होगा। इसका वजह से सिर्फ और सिर्फ नजदीक की चीजें नजर आ रही हैं, दूर की चीजें नजर नहीं आ रही हैं। क्या कह सकते हैं, और क्या रीजन हो सकता है, तो कह सकते हैं फोकल लेंथ का घट जाना, फोकल लेंथ का घट जाना यानी डायमीटर का घट जाना, डायमीटर का घट जाना यानी कि कर्वेचर का बढ़ जाना। क्या कहते हैं हम लोग, कर्वेचर क्या हो जाना, बढ़ जाना। क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, या क्या होता है हमारा, इंक्रीज्ड कर्वेचर ऑफ लेंस, इंक्रीज्ड कर्वेचर ऑफ लेंस। अगर लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा यानी हम क्या बात कर रहे हैं, इंक्रीज कर्वेचर ऑफ लेंस का मतलब क्या है हमारा, तो डायमीटर क्या कर जाना, घट जाना, डिक्रीज्ड डायमीटर ऑफ लेंस, या क्या कह सकते हैं हम लोग, डिक्रीज्ड फोकल लेंथ। क्या कह सकते हैं, डिक्रीज्ड फोकल लेंथ। मतलब इन सारे क्राइटेरिया में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, दूर का ऑब्जेक्ट, वो हमें नजर नहीं आएगा, या तो हमारा आई बॉल इलोंगेट कर जाए, इस कारण से क्या करेगा, दूर की चीजों का इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगा, या आई का कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस का जो कर्वेचर है वो क्या हो गया सर, ज्यादा हो जाए, कर्वेचर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, यानी कि सर सपोज पहले मेरा लेंस ऐसा था लेकिन कर्वेचर हो गया, ज्यादा कुछ कर्व हो गया, कर्वेचर बढ़ गया है, ऐसा लेंस हो गया सर, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाए, डायमीटर क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा, डायमीटर घट जाएगा, फोकल लेंथ घट जाएगा। इस कारण से क्या देखते हैं, नजदीक की चीजें तो ढंग से नजर आएगी लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। यानी करना क्या है सर, हमारा जो इमेज पहले बन रहा है उसे पीछे शिफ्ट करना है, करना क्या, इमेज को पीछे शिफ्ट करना है। इसके लिए कौन से लेंस का हम लोग यूज करते हैं सर, तो लेंस का यूज करते हैं हम लोग बाई कॉनकेव लेंस। क्या करते हैं, बाई कॉनकेव लेंस। यहाँ क्या देख रहे हैं कि इमेज जो है हमारा, इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जा रहा है। क्या देख रहे हैं, इमेज बिफोर रेटिना, इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, इमेज जो रेटिना से पहले बन जा रहा है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हाँ क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, करेक्शन के लिए, कह सकते हैं करेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो बाई कॉनकेव लेंस। क्या यूज करते हैं, बाई कॉनकेव लेंस, जिस कारण इमेज कहाँ हो जाएगा हमारा, प्रॉपर्ली कहाँ शिफ्ट होगा, तो रेटिना पर शिफ्ट हो। क्लियर, सो दिस इज आवर मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, सिर्फ नजदीक की चीजें देखेंगी, दूर की चीजों को हम नहीं देख सकते हैं। क्लियर, वही अगर से रिलेट करना चाहें, दूसरा क्या है हमारा, हाइपरमेट्रोपिया। क्या कह सकते हैं, दूसरा क्या हमारा, हाइपरमेट्रोपिया। क्या है हमारा, हाइपरमेट्रोपिया। रिलेट कीजिएगा, बस जस्ट सारे कंडीशन को ऑपोजिट कर देना है। क्या सर, सेकंड नंबर है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस क्या सर, लॉन्ग साइटेडनेस। क्या कह सकते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। क्या कह सकते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। मतलब इसमें क्या होंगी, नजदीक की चीजें नजर नहीं आएंगी, दूर की चीजें नजर आएंगी। लॉन्ग साइटेडनेस, सिर्फ दूर की चीजों को देख सकते हैं, नजदीक की चीजें नजर नहीं, कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। इसमें क्या होगा, एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल। आई बॉल क्या कर जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा, एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल। यहाँ बस ऑपोजिट कर देंगे सर। इसका मतलब क्या है हमारा, मतलब कर्वेचर घट जाएगा। इसका मतलब सर डायमीटर जो है लेंस का वो बढ़ जाएगा। अगर लेंस का डायमीटर बढ़ता है यानी सर लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया मतलब हम दूर की चीजों को तो देख पाएंगे लेकिन नजदीक की चीजों को नहीं देख पाएंगे। यानी क्या देख रहे हैं सर, हमारा जो आई बॉल था वो क्या हो गया है, शॉर्टेन। क्या हो गया है, शॉर्टेन। आई बॉल छोटा हो गया, आई बॉल क्या हो गया हमारा, छोटा हो गया। जिस कारण से इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज रेटिना के पीछे बन जा रहा है, इमेज रेटिना से बियॉन्ड बन रहा है। क्या कहते हैं, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना। बिफोर था क्या कहते हैं, बियॉन्ड रेटिना, रेटिना के पीछे बन रहा है, बिल्कुल रेटिना से बहुत दूर बन जा रहा है, बियॉन्ड रेटिना। तो इमेज को पहले शिफ्ट करना है, तो पहले शिफ्ट करने क्या करना पड़ता है हमें बाई कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा। हमें कौन सा लेंस का यूज करना पड़ेगा, तो हमें बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस के केस में। क्लियर, वही अगर हम देखें प्रेस बायोपिया, क्या कहते हैं सर,
प्रेस बायोपिया, जिसे हम लोग ओल्ड साइटेडनेस के नाम से क्या कहते हैं, ओल्ड साइटेडनेस भी कहते हैं। मतलब सर ओल्ड साइटेडनेस कहने का मतलब क्या है, तो ये अक्सर बूढ़े लोगों में होता है, अक्सर किसमें होता है सर, ओल्ड एज के पीपल में होता है। इसमें क्या होता है, तो आईज का जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो चुका होता है, मतलब एकोमोडेशन पावर जो है आईज का, लेंस का स्ट्रेच कराने पड़ रखा है कि जो हमारा लेंस है सर, उसका जो बाहर का कवरिंग है किसका बना है, तो वो बना है हमारा, किसका बना है सर, इलास्टिक का। बिल्कुल कैसा होता है वो इलास्टिक, जो लेंस कैप्सूल है वो इलास्टिक है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स करता है। तो अगर आईज का वो जो लेंस है अपने इलास्टिसिटी को लूज कर दे, उसका इलास्टिसिटी घट जाए, एकोमोडेशन पावर लेंस का घट जाए, तो क्या कर सकते हैं सर, तो उस कंडीशन में ना तो नजदीक की चीजें अच्छे से नजर आएंगी, ना ही दूर की चीजें नजर आएंगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। थर्ड अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं, प्रेस बायोपिया, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ओल्ड साइटेडनेस। क्या कहते हैं, ओल्ड साइटेडनेस। इसमें क्या देखते हैं, इसमें ना तो नजदीक की चीजें नजर आएंगी ढंग से और ना ही दूर की चीजें, तो क्या कह सकते हैं, अनेबल टू सी द नियर बाई एज वेल एज distant object, as well as distant object properly। ना तो ढंग से नजदीक की चीजें नजर आएंगी और ना ही दूर की चीजें नजर आएंगी। कॉज अगर देखें इसका, कॉज क्या होता है सर, तो इसका कॉज है कि इलास्टिसिटी ऑफ लेंस डिक्रीजेस। क्या कह सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ लेंस, लेंस का जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो गया है, घट गया है। या कह सकते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन पावर डिक्रीजेस। एकोमोडेशन पावर क्या है सर, वही हमने पढ़ रखा है कि लेंस को एडजस्ट करना ताकि इमेज कहाँ बने, रेटिना बने। एकोमोडेशन पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। क्लियर। तो इस कंडीशन में अगर दूर का ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बन जाएगा, पहले, नजदीक है तो कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पीछे बन जा रहा है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसके करेक्शन के लिए अगर हम देखें, ध्यान दीजिए, इसका अगर करेक्शन करना हो तो कौन सा लेंस का यूज करते हैं सर, तो अक्सर देखा होगा आप लोग बूढ़े आदमी को यूज करते हुए। तो ऐसा होता है सर, कुछ लेंस ऐसा होगा, अगर एक लेंस लगा दिया हमने तो इसमें दो तरह के लेंस लगे होंगे सर। जो नीचे लेंस होगा हमारा, नीचे देखिएगा सर, अगर हमें कुछ पढ़ना होता है, नजदीक का चीज पढ़ना है, तो हम क्या देते हैं, नीचे अपनी नजर को नीचे करके देखते हैं। दूर का देखना, तो हमारा आइज कैसा होता है, ऊपर उठता है ना। तो अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है सर, क्या करना पड़ेगा हमें, क्या देखना है सर, दूर का ऑब्जेक्ट। क्या करना है सर, हमें कौन सा लेंस का यूज करना पड़ेगा, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें यूज करना है कॉनकेव लेंस, और नजदीक की चीजें यूज करना है हमें कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या देखेंगे, यहाँ नजदीक में क्या लगा है, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ क्या लगा है, कॉनकेव लेंस। इस तरह के लेंस को हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस। तो करेक्शन क्या है हमारा, बाईफोकल लेंस। क्या यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस भी होगा और साथ साथ क्या होगा हमारा, कॉनकेव लेंस भी होगा। क्या देख रहे हैं, नीचे, नजदीक देखने के लिए हम नीचे आइस को झुकाते हैं, तो उस मिरर में, उस लेंस में, सॉरी हमारे स्पेक्टेकल्स में जो नीचे का लेंस होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, और जो ऊपर का लेंस होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा। इस तरह के लेंस को हम बोलेंगे बाईफोकल लेंस, जिसमें कॉनकेव के साथ कैसा हो, कॉन्वेक्स लेंस लगा हो। क्लियर। तो हमने देखा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और क्या देखा हमने, प्रेस बायोपिया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए, तो देखा था हमने क्या कि हमारा जो रेटिना है उसके पास दो तरह का सेल है, रॉड सेल एंड कोन सेल के बारे में पढ़ा था, जो कहाँ प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर लेयर में। चलिए डिटेल में देखते हैं उस लेयर के बारे में, उस कोन सेल एंड रॉड सेल के बारे में। हमने क्या देखा, अगर रेटिना को हम देख रहे हैं, रेटिना हैव टू टाइप्स ऑफ सेल। क्या देखा हमने, रेटिना के पास दो तरह के सेल प्रेजेंट है। कौन कौन सा है, तो एक क्या है हमारा रॉड सेल, और दूसरा क्या है हमारा कोन सेल। एक है रॉड सेल
और दूसरा है हमारा कोन सेल। अब नाम से ही क्लियर है, रॉड सेल और अगर कोन सेल को देखें तो रॉड सेल का अगर शेप देखते हैं हम, नाम बता रहा है सर इसका शेप कैसा होगा, तो रॉड शेपेड। शेप कैसा है, रॉड शेप। इसका शेप कैसा होगा, तो कोन शेप्ड। शेप कैसा होगा, कोन के शेप का शेप कैसा होगा, रॉड के शेप का। क्लियर। अगर पिगमेंट की बात करें, हमने क्या पढ़ा है, इसके पास फोटो रिसेप्टर सेल है तो कुछ ना कुछ पिगमेंट होगा सर। इसके पास जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम लोग रोडोप्सिन। क्या कहते हैं, रोडोप्सिन, जो रेडिश पर्पल कलर का एक पिगमेंट है, इसको हम लोग विजुअल पर्पल के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज विजुअल पर्पल। कैसा होगा, रेडिश पर्पल कलर का, तो विजुअल पर्पल कहते हैं। वही अगर कोन सेल को देखें तो इसके पास जो पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज आयोडोप्सिन। क्या कहते हैं, आयोडोप्सिन। देखेंगे आगे इसके पास और भी कुछ पिगमेंट प्रेजेंट है, आयोडोप्सिन, जिसे हम लोग विजुअल वॉयलेट कहते हैं, विजुअल वॉयलेट। अब रॉड सेल जो है हमारा, वो हमें हेल्प करता है किसमें, तो रॉड सेल हेल्प करता है हमें डिम लाइट में देखने में। रॉड सेल हेल्प करता है हमें डिम लाइट में देखने में, ट्वाइलाइट में देखने में। तो हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग। हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग डीम लाइट। और ट्वाइलाइट कह सकते हैं, इसमें लोग गोधली वेला कहते हैं। डीम लाइट में या ट्वाइलाइट में देखने में हेल्प करता है। वही अगर कोन सेल की बात करें तो ये हेल्प करता है हमें ब्राइट लाइट में देखने में। इट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग ब्राइट लाइट। जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो उस टाइम देखने में हेल्प करता है हमारा कोन सेल। और जब लाइट कम हो, डिम हो, ट्वाइलाइट का कंडीशन हो, उस कंडीशन देखने में हेल्प करता है हमारा तो रॉड सेल। क्या करेगा, रॉड सेल। वही अगर बात करें, अगर ब्राइट लाइट मिल जाए तो रॉड सेल क्या होगा सर, तो कह सकते हैं इन ब्राइट लाइट ऑल दी रोडोप्सिन, जितने भी रोडोप्सिन पिगमेंट होंगे प्रेजेंट, ऑल दी रोडोप्सिन गेट ब्लीच्ड। क्या होगा सर, टूट जाएगा, गेट ब्लीच्ड। hence rod cell do not helps in visualizing इसमें तो ब्राइट लाइट। इस कारण से जो रॉड सेल है वो कभी भी ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प नहीं करेगा। वही अगर कोन सेल की बात करें कि अगर डिम लाइट हो तो कोन सेल क्या होगा सर, तो कह सकते हैं इन डीम लाइट। अगर डीम लाइट है, इन डीम लाइट और लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है और लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी, कोन सेल जो है वो इनसेंसिटिव हो जाएंगे। कोन सेल क्या रहेंगे, लाइट के लिए इनसेंसिटिव रहेंगे, यानी ये कोन सेल आपको डीम लाइट देखने में हेल्प नहीं कर सकता। इन डीम लाइट और लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी कोन सेल remains insensitive, hence can't help in visualizing dim light में देखने में हमारा कौन सेल हमें हेल्प नहीं कर सकता। भैया अगर रॉड सेल की बात करें तो ये किसी तरह के कलर को देखने में हमारा हेल्प नहीं कर सकता। जो हमारा कोन सेल है वो किसी भी तरह के कलर को देखने में हेल्प नहीं कर सकता। कह सकते हैं कैनॉट हेल्प इन कलर विजन, कैनॉट हेल्प इन कलर विजन। कौन से रॉड सेल जो है तो किसी तरह के कलर को देखने में हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन कोन सेल, सी फॉर कोन याद रखेंगे, सी फॉर कलर। कोन सेल का फीचर क्या है कि ब्राइट लाइट के साथ ये हमें कलर देखने में हेल्प करता है। तो कह सकते हैं हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग द कलर, हेल्प्स इन कलर विजन। कह सकते हैं हेल्प्स इन कलर विजन, कलर को देखने में हेल्प कर सकता है। जो तीन प्राइमरी कलर है हमारे ब्लू, ग्रीन एंड रेड,
तो उसको देखने में ये हमारा हेल्प करेगा। कह सकते हैं इट कैन डिफरेंशिएट द 3 प्राइमरी कलर्स। ये क्या कर सकता है, 3 प्राइमरी कलर को डिफरेंशिएट कर सकता है, क्योंकि उसके पास 3 अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट है। उन 3 कलर को क्या करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, 3 कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा रोड से खत्म हो गया। तो कौन सेल का एक और लाइन यहाँ हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन सेल का एक और लाइन ऐड कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे कह सकते हैं इट कैन डिफरेंशिएट, इट कैन डिफरेंशिएट 3 प्राइमरी कलर्स, 3 प्राइमरी कलर्स। ये 3 प्राइमरी कलर को डिफरेंशिएट कर सकता है। वो कौन है, ब्लू। क्लियर। तो ब्लू को देखने के पास क्या प्रेजेंट है, तो ब्लू कलर को देखने के पास ब्लू कौन सेल प्रेजेंट है, ब्लू कलर को देखने के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट है, तो ब्लू कौन सेल। क्लियर। इसके पास जो पिगमेंट है उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, साइनोलैब। क्या कह देंगे, साइनोलैब। वही अगर देखें ग्रीन कलर को देखने के लिए कौन सा कौन, तो ग्रीन कौन से हेल्प करेगा, ग्रीन कौन सेल। इसके पास जो पिगमेंट होगा उसे कह देंगे हम लोग क्लोरोलैब। क्या कह देंगे, क्लोरोलैब। वही अगर रेड की बात करें तो रेड कलर को देखने के लिए रेड कौन सेल, जिसे कहते हैं हम लोग इरिथ्रोलैब। क्या कहते हैं, इरिथ्रोलैब हेल्प करता है। तो अगर आगे पढ़िएगा आप तो इरिथ्रोलैब को हम लोग पोरफायरोआयोडोप्सिन भी कहते हैं, इरिथ्रोलैब। और सिंपली कहीं लिखा रहेगा कि ग्रीन कलर को देखने के लिए आयोडोप्सिन का हेल्प होता है। फिर तो कह सकते हैं सिंपली हम 3 प्राइमरी कलर को देखने में हमारा हेल्प कर सकता है कौन कौन सेल, जिसके पास 3 अलग अलग तरह के पिगमेंट और प्रेजेंट है, जो तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या है हमारा, ब्लू को देखने के लिए साइनोलैब, ग्रीन के लिए क्लोरोलैब और रेड के लिए इरिथ्रोलैब प्रेजेंट है, जिसका आंसर हम तीनों प्राइमरी कलर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा रेटिना का है, देख रहे हैं क्या क्या है। अब अगर देखें तो देखें, यानी देखा कि जो रॉड सेल है हमारा वो बेसिकली किसमें हेल्प करता है, तो वो बेसिकली हेल्प करता है हमारा डीम लाइट में देखने में, और कौन सेल हेल्प करता है किसमें, ब्राइट लाइट में देखने में, और किसमें देखने में, कलर विजन में। क्लियर। चलिए अब आगे अगर देखें तो वैसे ऑर्गेनिज्म, हम अगर देखें वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ जो नॉकटर्नल होते हैं, मतलब जो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उनके पास सिर्फ और सिर्फ रॉड सेल होंगे। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ डायर्नल होते हैं, सिर्फ डे टाइम में एक्टिव होते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कोन सेल होगा। क्लियर। वही अगर ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में रॉड सेल का अमाउंट कोन सेल से ज्यादा होता है, ह्यूमन में रॉड सेल का अमाउंट कोन सेल से ज्यादा होता है। अगर रेशियो देखें तो रेशियो कितना होता है, 20:1 का। क्या बोले, अगर रेशियो हम देखें तो कितना होता है, 20:1 का रेशियो होता है। क्लियर। देखिए अगर हम in human, rod cell is more than cone cell। रॉड सेल जो है कोन सेल से क्या होगा, ज्यादा होगा। रॉड सेल्स आर मोर देन, इन ह्यूमन रॉड सेल्स आर मोर देन कोन सेल्स। क्या होगा, रॉड सेल जो है वो कोन सेल से ज्यादा होगा। अगर इसके रेशियो को निकालें हम, अगर रेशियो निकाले किसका, रॉड सेल इज टू कोन सेल, तो रेशियो कितना आता है हमारा, 20:1। रेशियो कितना आता है, 20:1 का रेशियो आता है। कैसे, तो कह सकते हैं कि हमारा जो रॉड सेल है वो कितना होता है, तो वो होता है 110 to 125 मिलियन, 110 to 125 मिलियन। वही अगर कौन सेल की बात करें तो कितना होता है, 5 to 7 मिलियन। क्लियर। अगर रेशियो देखें तो क्या देखते हैं, हमारा जो रॉड सेल है उसका अमाउंट कितना होगा, तो होगा 110 से 125 मिलियन। भाई कौन सेल को देखें तो 5 से 7 मिलियन। इसको एवरेज हम बोल सकते हैं कितना, तो 120 मिलियन एवरेज। क्लियर। हमारे पास रोड सेल भी है, कोन सेल भी है, इसका आंसर हम डीम लाइट में देख सकते हैं और
ब्राइट लाइट में दे सकते हैं। वही अगर बात करें कुछ नॉकटर्नल ऑर्गेनिज्म, किसी बात करें नॉकटर्नल ऑर्गेनिज्म की, उसमें क्या देखेंगे, उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, रॉड सेल रहेगा। सिर्फ क्या रहेगा, रॉड सेल। जैसे हम बात करें आउल की बात करें, है ना, आउल की बात करें जो सिर्फ नाइट टाइम में एक्टिव होता है, उसके पास सिर्फ क्या होगा, रॉड सेल होगा। वही अगर हम बात करें डायोनल की जो सिर्फ डे टाइम में एक्टिव होते हैं, जैसे कि स्पैरो, स्क्विरल, इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उनके पास सिर्फ और सिर्फ कोन सेल प्रेजेंट होगा। क्लियर? इट वाज अबाउट रॉड सेल एंड कोन सेल। क्लियर है? सो लिखी जाएगा लोग। अब एक साइकिल पर आते हैं हम लोग। देखिए यार साइकिल देखें, रोडॉप्सिन साइकिल देखेंगे। आखिर रोडॉप्सिन के वर्क करने का तरीका क्या है, क्या देखेंगे हम लोग, रोडॉप्सिन साइकिल। क्या देखेंगे, रोडॉप्सिन साइकिल। जिसे हम लोग वाइट्स विजन साइकिल भी कहते हैं। रोडॉप्सिन साइकिल जिसे हम लोग वाइट्स विजन साइकिल भी कहते हैं। रोडॉप्सिन साइकिल में ध्यान देना है हमें यहाँ से, सपोज ये हमारा रोडॉप्सिन पिगमेंट, क्या है, रोडॉप्सिन पिगमेंट। क्लियर? जब रोडॉप्सिन पिगमेंट को हम देखेंगे, जब हम रोडॉप्सिन पिगमेंट को देखेंगे, अगर रोडॉप्सिन पिगमेंट पे लाइट पड़ता है, क्या होता है बच्चा, रोडॉप्सिन पिगमेंट पे लाइट पड़े, ये लाइट या तो डिम हो या ब्राइट लाइट हो। क्लियर? या तो डिम लाइट है या ब्राइट लाइट है, तो रोडॉप्सिन जो है वो टूट जाता है। क्या बनता है, तो बन जाता है बैथोरोडॉप्सिन। ये टूट के बन जाता है बैथोरोडॉप्सिन। क्या बन जाएगा, बैथोरोडॉप्सिन। और फिर फर्दर जो बैथोरोडॉप्सिन ये भी टूटता है, क्या बनता है, ये बन जाता है ल्यूमीरोडॉप्सिन। क्या बनता है, ल्यूमीरोडॉप्सिन। ये टूट के बन जाता है ल्यूमीरोडॉप्सिन। ये टूट के बन जाता है, फिर क्या हमारा बनता है मेटारोडॉप्सिन। क्या बनता है, मेटारोडॉप्सिन। इसकी बात करें तो ये टूट के बनता है मेटारोडॉप्सिन 1। फिर जब फर्दर टूटता है क्या बन जाता है, मेटारोडॉप्सिन 2। मेटारोडॉप्सिन 2। और मेटारोडॉप्सिन 2 जो है ये दो पार्ट में टूटता है, एक होता है ऑप्सिन और एक होता है ट्रांसरेटिनल। क्या होता है, ट्रांसरेटिनल। क्लियर? एक को देखते हैं क्या बनता है, ऑप्सिन। क्या बनता है हमारा, ऑप्सिन। ऑप्सिन पिगमेंट इसे लोग स्कोटॉप्सिन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्सिन कहें या कह ले स्कोटॉप्सिन। क्लियर? और दूसरा क्या बन जाता है हमारा, दूसरा बनता है हमारा ट्रांसरेटिनल। क्या बना, ट्रांसरेटिनल। दिस इज द एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ट्रांसरेटिनल जो है ये विटामिन ए का एल्डिहाइड है। क्लियर? और फिर जो ट्रांसरेटिनल है ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, कन्वर्ट होता है ट्रांसरेटिनॉल में। किसमें बच्चा, ट्रांसरेटिनॉल। ये दोनों जो है ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब ट्रांसरेटिनल से ट्रांसरेटिनॉल बन सकता है और ट्रांसरेटिनॉल से ट्रांसरेटिनल भी बन सकता है। इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एंजाइम यूज होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज होता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ये बना। क्या देखा हमने, रोडॉप्सिन था, डीम लाइट या ब्राइट लाइट में टूटेगा, क्या बनेगा, बैथोरोडॉप्सिन। बैथोरोडॉप्सिन कन्वर्ट किसमें होगा, ल्यूमीरोडॉप्सिन में। ल्यूमीरोडॉप्सिन कन्वर्ट होगा मेटारोडॉप्सिन 1 में। मेटारोडॉप्सिन 1 कन्वर्ट होगा मेटारोडॉप्सिन 2 में। मेटारोडॉप्सिन टूट जाएगा दो पार्ट में, एक हो गया ऑप्सिन जिसे स्कोटॉप्सिन भी कहते हैं, एक हो गया हमारा ट्रांसरेटिनल दैट इज द एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। और ट्रांसरेटिनल में जब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है तो क्या बन जाता है, ट्रांसरेटिनॉल, जिसे हम लोग विटामिन ए भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड विटामिन ए। फॉर्मेशन हमारा कह सकते हैं क्या बन गया, ट्रांसरेटिनॉल। अब ये जो ट्रांसरेटिनल है और ट्रांसरेटिनॉल है हमारा, क्या कहते हैं, ट्रांसरेटिनॉल और ट्रांसरेटिनल। तो देखिए जरा इसको हम ट्रांसरेटिनॉल की ऊपर देखिए, पहले हम ट्रांसरेटिनल को देखते हैं। क्लियर? तो क्या देख रहे हैं, ट्रांसरेटिनल पे एंजाइम काम करता है आइसोमरेज। क्या करेगा, आइसोमरेज एंजाइम वर्क करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है ये सिस रेटिनल में। कन्वर्ट किस में कर देगा, सिस रेटिनल में। और वही बात करें ट्रांसरेटिनॉल,
इस पर भी आइसोमरेज एंजाइम एक्ट करता है। इसे भी क्या देख रहे हैं हम, आइसोमरेज एंजाइम एक्ट कर रहा है और कन्वर्ट किससे कर दे रहा है, किसमें कर दे रहा है, इसे कन्वर्ट कर दे रहा है सिस रेटिनॉल में, कन्वर्ट कर दे रहा है सिस रेटिनॉल में। ये दोनों भी क्या है, इंटर कन्वर्टिबल हैं। एंजाइम कौन सा काम करेगा, तो सेम काम करेगा हमारा कौन सा, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। क्या करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। क्लियर। सिस रेटिनॉल से क्या होता है, सिस रेटिनॉल में ये कन्वर्ट हो सकता है। अब फाइनली क्या होता है, ये जो ऑप्सिन बना है हमारा और ये क्या बना हमारा, सिस रेटिनल। क्या बना है, सिस रेटिनल। ये दोनों आपस में यूनाइट कर जाते हैं, ये दोनों आपस में यूनाइट करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो ये दोनों आपस में आगे जाके हम क्या देख रहे हैं, यूनाइट कर गए और यूनाइट करके वापस क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि ये जो यूनाइट होगा ये ऑलवेज किस लाइट में होगा, तो ये जो इनका यूनाइट है ये ऑलवेज होता है डीम लाइट में। तो कह सकते हैं यूनाइट्स इन डीम लाइट। क्या देखेंगे हम, ये ऑलवेज किस में यूनाइट करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ डीम लाइट में यूनाइट करते हैं। ध्यान से देखिएगा फिर से होता क्या है, तो हमने क्या देखा कि रोडोप्सिन जो है, रोडोप्सिन पिगमेंट है। जब रोडोप्सिन पिगमेंट पर लाइट आता है, लाइट पड़ता है, डीम लाइट हो या ब्राइट लाइट हो, तो क्या करेगा, रोडोप्सिन टूट जाएगा। क्या बन जाएगा सर, रोडोप्सिन टूट के बनता है बैथोरोडोप्सिन, बैथोरोडोप्सिन फिर आगे बनेगा क्या, ल्यूमिरोडोप्सिन, ल्यूमिरोडोप्सिन बनता है मेटारोडोप्सिन 1, फिर बनता है मेटारोडोप्सिन 2 और मेटारोडोप्सिन 2 जो टूट के दो पार्टे बढ़ता है, एक बनता है ऑप्सिन जिसे हम लोग उसको टॉप्सिन कहते हैं, और एक क्या बनता है हमारा, तो हमारा बनता है ट्रांस रेटिनल। क्या बनता है, ट्रांस रेटिनल, दैट इज एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ट्रांस रेटिनल पे काम करता है एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, तो कन्वर्ट करते हैं हम लोग ट्रांस रेटिनॉल में। क्लियर। अब ट्रांस रेटिनॉल के ऊपर भी आइसोमरेज एंजाइम काम करता है और ट्रांस रेटिनल के ऊपर भी आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। ट्रांस रेटिनल को कन्वर्ट कर दिया जाता है सिस रेटिनल में और ट्रांस रेटिनल कन्वर्ट करता है सिस रेटिनॉल में। फाइनली मुझे मेरा काम किसका है, तो काम है सिस रेटिनल का। अगर सिस रेटिनॉल बना भी है तो उस पर फिर से काम पड़ेगा एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और कन्वर्ट कर दिया जाएगा सिस रेटिनल में। अब ये जो सिस रेटिनल बना है और पहले से मेरा क्या बन के रखा हुआ है, ऑप्सिन, ये दोनों डीम लाइट में क्या करेगा, यूनाइट कर देगा और क्या बन जाएगा, रोडोप्सिन। ये साइकिल लगातार चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इस तरह से क्या देते हैं कि रोडोप्सिन जो है हमारा वो डीम लाइट में देखने में हेल्प करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा रोडोप्सिन है वो डीम लाइट में देखने में हेल्प करता है। क्लियर। सेम सिमिलर बिल्कुल साइकिल हमारा किसमें चलता है, कह सकते हैं आयोडोप्सिन का। सिमिलर साइकिल चलता है हमारा किसका, आयोडोप्सिन का। लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ ऑप्सिन के जगह वहां क्या यूज होता है, क्या लिख देंगे हम लोग, फोटोप्सिन। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं, फोटो आयोडोप्सिन, यहाँ हो जाएगा मेरा बैथो आयोडोप्सिन, ल्यूमी आयोडोप्सिन, मेटा आयोडोप्सिन 1, मेटा आयोडोप्सिन 2, यहाँ हो जाएगा मेरा फोटोप्सिन। क्या हो जाएगा, फोटोप्सिन, फिर हो जाएगा मेरा ट्रांस रेटिनल सिस रेटिनल। इवेंट क्या होगा मेरा, सिमिलर होगा। तो हम कह सकते हैं इन आयोडोप्सिन साइकिल से कर सकते हैं, आयोडोप्सिन साइकिल इज सिमिलर, आयोडोप्सिन साइकिल इज सिमिलर एज रोडोप्सिन साइकिल। आयोडोप्सिन साइकिल जो है वो रोडोप्सिन साइकिल की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या कह सकते हैं, बट फोटोप्सिन is formed in place of ऑप्सिन। ऑप्सिन की जगह क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोप्सिन बनता है। क्या बनता है, फोटोप्सिन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। ऑप्सिन की जगह क्या बनेगा, फोटोप्सिन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। वही एक और पॉइंट का जानेंगे हम लोग इसके बारे में। तो आयोडोप्सिन साइकिल जो है, जाने हम आयोडोप्सिन के बारे में, तो आयोडोप्सिन साइकिल का जो ब्रेकिंग है, टूटना है, वो सिर्फ और सिर्फ कब होगा, तो सिर्फ और सिर्फ कब होगा बच्चा, जब क्या हो, लाइट ज्यादा हो। लाइट क्या हो, ब्राइट लाइट में होगा। तो क्या कहते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि फोटोप्सिन सिर्फ और सिर्फ कब टूटेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्राइट लाइट में। कब टूटेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्राइट लाइट में। आयोडोप्सिन, जैसे यहाँ क्या देख रहे हैं रोडोप्सिन,
dim लाइट में टूट जा रहा है और ब्राइट लाइट में टूट जा रहा है, लेकिन आयोडोप्सिन वनली कब टूटेगा तो ब्राइट लाइट में। आयोडोप्सिन वनली ब्रेक्स, आयोडोप्सिन वनली ब्रेक्स इन ब्राइट लाइट। आयोडोप्सिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कब टूटेगा तो जब कैसा हो, तो लाइट कैसा हो, ब्राइट लाइट हो। जब सिर्फ कैसा हो, ब्राइट लाइट हो, तब आयोडोप्सिन टूटेगा, अदरवाइज आयोडोप्सिन नहीं टूटेगा, ये इवेंट नहीं होगा उसमें। क्लियर? ये हमारा आयोडोप्सिन साइकिल और आयोडोप्सिन साइकिल। क्या काम है सर साइकिल का, समझ नहीं आया, इसको आप नोट कीजिए, समझाते हैं साइकिल का आखिर आपको कैसे काम करेगा डार्क एडेप्टेशन में और लाइट एडेप्टेशन में। आइए, तो हमने क्या देखा कि जो रोडोप्सिन है वो टूटता है किसके प्रेजेंस में, तो डिम लाइट में टूट जाएगा और ब्राइट लाइट में भी टूट जाएगा। लेकिन वो यूनाइट कब होगा, तो यूनाइट ऑलवेज होगा डिम लाइट में या डार्क में। ऑलवेज कब यूनाइट होगा, डिम लाइट में और डार्क। रोडोप्सिन टूटेगा कब, तो रोडोप्सिन टूटता है डिम लाइट ब्राइट लाइट कभी भी टूट सकता है, लेकिन वो यूनाइट कब होगा, यानी ऑप्सिन और रेटिनल जुटे हैं कब, तो ऑलवेज उसके लिए क्या चाहिए, डिम लाइट या डार्क लाइट चाहिए। वही हमने क्या देखा है कि आयोडोप्सिन टूटेगा कब, तो उसके लिए टूटने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, ब्राइट लाइट। वो डिम लाइट में कभी टूट नहीं सकता है। क्लियर? समझ, सपोज कीजिए अभी कैसा है डार्क, कैसा है बिल्कुल अंधेरा है, कैसा है डार्क। अगर अंधेरा रहेगा तो क्या होगा, अगर अंधेरा रहेगा तो लाइट कैसा मिल रहा है मुझे, डिम लाइट मिल रहा है, कंप्लीटली डार्क है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में रोडोप्सिन तो टूटेगा मेरा, रोडोप्सिन टूटे क्या बन रहा है मेरा, रोडोप्सिन टूट के क्या बन रहा है, तो बन रहा है, पढ़ा है कि बैथोरोडोप्सिन बनता है, फिर ल्यूबिनोडोप्सिन, वो टूट के बन रहा है, फाइनली बना ऑप्सिन एंड रेटिनॉल। और वो फिर यूनाइट कर रहा है, क्योंकि सर उसके यूनाइट होने क्या चाहिए, डिम लाइट चाहिए, डार्क लाइट चाहिए, वो यूनाइट भी कर जा रहा है, फिर से क्या बन जा रहा है, रोडोप्सिन बन जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं, डार्क में क्या होता है हमारा, रोडोप्सिन लगातार टूट रहा होता है, यूनाइट कर रहा होता है, रोडोप्सिन टूट रहा होता है, यूनाइट कर रहा होता है। तो हमारा जो रॉड सेल है वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है डिम लाइट में। इस कारण से रॉड सेल टूट कर यूनाइट होकर हमें क्या करता है, डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है। तो कह सकते हैं डार्क में कब क्या होगा, तो ऑप्सिन और रेटिनल यूनाइट्स टू फॉर्म रोडोप्सिन। लगातार क्या कर रहा है, यूनाइट करता रहेगा और रोडोप्सिन का फॉर्मेशन करता रहेगा, फिर टूटेगा, फिर यूनाइट करेगा, लगातार ऐसा होता रहता है। यानी कह सकते हैं कि डिम लाइट में क्या हमारा रॉड सेल क्या होता है, एक्टिव होता है। वही डिम लाइट में कोन सेल की अगर हम बात करें तो सर कोन सेल का जो आयोडोप्सिन है उसको टूटने के लिए ही क्या चाहिए सर, टूटने के लिए ब्राइट लाइट चाहिए। तो आयोडोप्सिन टूटेगा ही नहीं सर, क्या देखते हैं, जो फोटोप्सिन एंड रेटिनल रहा होगा वो जुट तो जाएगा, क्योंकि फोटोप्सिन एंड रेटिनल को जुटने के लिए डिम लाइट चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जुट जाएगा, लेकिन सर टूटेगा ही नहीं। क्या देगा, फोटोप्सिन एंड रेटिनल यूनाइट्स टू फॉर्म आयोडोप्सिन, बट कोन सेल इज इनसेंसिटिव टू डिम लाइट। जो कोन सेल है वो डिम लाइट के लिए इनसेंसिटिव है, वो टूटेगा ही नहीं। यानी क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन में हमारा कोन सेल क्या रहेगा, कोन सेल रिमेन्स इनएक्टिव। यानी जब नाइट कंडीशन होता है, लाइट होता है, लाइट कम होता है, डिम लाइट होता है, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ कौन एक्टिवेट होता है, हमारा रॉड सेल एक्टिवेट होता है, कौन सेल एक्टिवेटेड नहीं होता है। और हमने पढ़ रखा है कि जब डिम लाइट हो तो हमारे आईज के अंदर, प्यूपिल के अंदर ज्यादा लाइट जाए, इस कारण से क्या करना पड़ता है, प्यूपिल को डायलेट करना पड़ता है। तो रॉड सेल जब एक्टिवेट होगा तो हमारा प्यूपिल क्या हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाएगा। और चूंकि सिर्फ और सिर्फ रॉड सेल एक्टिवेटेड है, यानी सिर्फ और सिर्फ लगातार ऑप्सिन पिगमेंट, लगातार स्कॉटॉप्सिन पिगमेंट क्या हो रहा है, बन रहा है, रिसिंथेसाइज हो रहा है, टूट रहा है, रिसिंथेसाइज हो रहा है। यानी इस तरह के जो लगातार स्कॉटॉप्सिन पिगमेंट टूटता है, फिर रीयूनाइट होता है, टूटता है, फिर रीयूनाइट होता है, इस तरह के विजन को हम कहते हैं स्कोटॉप्टिक विजन। क्या कहते हैं, स्कोटॉप्टिक विजन। वही अगर हम क्या देखें लाइट में, अगर कैसा है, लाइट का कंडीशन है, तो क्या कहेंगे सर, लाइट है, अगर हम देख रहे हैं लाइट में रोडोप्सिन की बात करते हैं, चलिए लाइट में रोडोप्सिन टूट तो जाएगा, लेकिन ऑप्सिन और रेटिनल जुट नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको जुटने के लिए क्या चाहिए, ऑलवेज डिम लाइट चाहिए। क्या चाहिए ऑलवेज सर, डिम लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, तो जुट नहीं सकता है। तो क्या देखेंगे, जितने रोडोप्सिन थे वो टूट गए, ऑल ब्रेक्स रैपिडली इनटू रेटिनल एंड ऑप्सिन। टूट के क्या बन चुके हैं, रेटिनल बन चुके हैं, ऑप्सिन बन चुके हैं, लेकिन वो रीसिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, वापस रोडोप्सिन नहीं बनेगा। यानी वापस रोडोप्सिन बन के फिर टूटेगा नहीं, ये साइकिल जब तक नहीं चलेगा तो हम क्या कहेंगे, रॉड सेल कैसा है हमारा, इनएक्टिव। कैसा रहेगा, इनएक्टिव। वही ब्राइट लाइट में क्या देख रहे हैं, हमारा आयोडोप्सिन जो है वो टूटेगा, वो सिर्फ रीयूनाइट होकर बनेगा नहीं, वो क्या होगा, टूटेगा भी। आयोडोप्सिन ब्रेक्स इनटू रेटिनल एंड फोटोप्सिन एंड रीयूनाइट्स टू फॉर्म द आयोडोप्सिन। फिर से जुटेगा, क्या बना देगा, आयोडोप्सिन बना देगा। और ये जो प्रोसेस है, ब्रेकिंग एंड रिसिंथेसाइजिंग ऑफ आयोडोप्सिन अकर्स रेगुलरली इन कोन सेल, लगातार होता रहेगा। नहीं क्या कहेंगे, ब्राइट लाइट में कौन एक्टिव रहेगा, हमारा कोन सेल एक्टिव रहेगा।
क्लियर, जब कौन सेल एक्टिव होते हैं यानी ब्राइट लाइट है, यानी सर हमारे आईज में ज्यादा लाइट अंदर नहीं जाए, हमारे आईज को डैमेज नहीं कर ज्यादा लाइट, इसका आंसर बिल्कुल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब हमारा कौन सेल एक्टिवेट होता है तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिupil। और इस तरह के विजन को जब सिर्फ और सिर्फ फोटॉप्सिन पिगमेंट क्या एक्टिवेटेड है, फोटॉप्सिन पिगमेंट ऑफ रॉड सेल क्या हमारा इनएक्टिवेटेड है, इस तरह के विजन को हम कहते हैं फोटॉप्टिक विजन। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब ध्यान समझिए इस बात को, सपोज आप मूवी देखने जा रहे थे, आप अभी जो सडन बाहर मूवी हॉल के सिनेमा हॉल के बाहर खड़े थे, बहुत धूप थी, क्लियर, और अचानक से आप सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं, फिल्म स्टार्ट हो चुका था, लाइट बंद होता है, आपको कुछ नजर नहीं आता, आप 5 सेकंड या 20 सेकंड खड़े होकर आप अपनी आंखों को बंद करते हैं, फिर खोलते हैं तो आप अच्छे से देख पाते हैं। क्या होता है सर, जब आप ब्राइट लाइट में थे तो आपका रॉड सेल क्या था, इनएक्टिवेटेड था। जब आप ब्राइट लाइट में थे, सिनेमा हॉल के बाहर थे, आपका रॉड सेल क्या था, इनएक्टिवेटेड था, वो काम नहीं कर रहा था। जैसे ही आप सिनेमा हॉल के अंदर इन करते हैं, क्या मिलता है आपको, डिम लाइट मिलता है। क्या मिलता है, डिम लाइट मिलता है। अब क्या जरूरत है सर, तो अब जरूरत है क्या करने का, आपके रॉड सेल को एक्टिवेटेड होने की। क्या होने की, रॉड सेल को एक्टिवेटेड होने की। ब्राइट लाइट में सर रॉड सेल इनएक्टिवेटेड क्यों था, क्योंकि सर रॉड सेल टूट तो जा रहा है, रोडोप्सिन जो है वो टूट तो जा रहा है ऑप्सिन एंड किसमें, हमारे रेटिनल में, लेकिन वो रीयूनाइट नहीं हो पा रहा है, फिर से रोडोप्सिन को नहीं बना पा रहा है, क्योंकि ऑप्सिन एंड रेटिनल के रीयूनाइट के लिए क्या चाहिए सर, हमें डीम लाइट चाहिए। जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारा रोडोप्सिन जो था टूट तो गया ऑप्सिन एंड रेटिनल में, लेकिन रीयूनाइट नहीं कर पा रहा था, यानी रॉड सेल इनएक्टिवेटेड था। लेकिन जैसे हम सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं, डीम लाइट मिलता है हमें, तो क्या करना पड़ता है, वापस क्या करता है, वो वापस रीयूनाइट करता है, हमारा जो ऑप्सिन है रेटिनल फिर से रीयूनाइट करता है, फिर से रोडोप्सिन बनाता है, और ये साइकिल रोडोप्सिन में चलना शुरू हो जाता है, रॉड सेल एक्टिवेटेड हो गया और हम डिम लाइट में क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। क्लियर, ये हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं, कैसा हो पाता है हमारा। क्लियर, इसका आंसर हम देखते हैं कि कुछ सेकंड के बाद हम उस डिम लाइट में भी क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। आप घर में बैठे हो, अचानक से लाइट कट जाए, कुछ देर आपको कुछ नहीं आता, लेकिन उसी डिम लाइट में थोड़ी देर के बाद आपको हल्का हल्का दिखना नजर आता है। ये इंडिकेट करता है कि अब आपका जो रॉड सेल है वो क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, वो आपका रॉड सेल क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। आपने फील किया होगा कभी कैसे अचानक से आप सोए हुए हैं, क्लियर, आप सोए हुए हैं, आपकी आईज बंद है, यानी सर आपके आंखों में क्या अंधेरा है, सर आपका कौन सा सेल एक्टिवेटेड है, रॉड सेल एक्टिवेटेड है। कौन सा सर, रॉड सेल एक्टिवेटेड है। लेकिन अचानक से कोई आप आईज को खोलो और आपकी आंखों पे कोई टॉर्च जला दे, तो क्या होगा सर, आपको एक जलन फील होता है। क्यों जलन फील होता है सर, कि जैसे ही आपने आंख खोला, आपके ऊपर टॉर्च जला या बल्ब जला है, तो क्या होता है सर, सडनली बहुत तेजी से जो आपका रोडोप्सिन पिगमेंट है वो ब्लीच करना स्टार्ट करता है, वो टूटना स्टार्ट करता है। रोडोप्सिन टूट के बाद रोडोप्सिन है जो उसका साइकिल है वो तेजी से टूटना स्टार्ट करता है, जिस कारण से आपको एक जलन फील होता है, आपको एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है, क्योंकि आपका जो रोडोप्सिन पिगमेंट वो क्या कर रहा है, ब्लीच कर रहा होता है। क्लियर, तो दिस इज हाउ हम डार्क में और लाइट में देख पाते हैं, हम डार्क में और लाइट में देख पाते हैं। हमारा आईज का पार्ट से क्लियर हुआ। अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ईयर पढ़ेंगे। इसे अलग लिखना है, इसे आपको पार्टीशन देकर ऐसे लिखना है, ये हम सिखाने लिखा था, आपको पार्टीशन देकर लिखना है। आपको अलग करना है, पहले डार्क एडल्ट्रेशन लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग लाइट एडल्ट्रेशन। क्लियर, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे ईयर के पार्ट को, जो लास्ट टॉपिक है हमारा किसका, इस चैप्टर का, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से।